हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग करेंट अफेयर्स का जो मैराथन सीरीज चल रहा है उसका थर्ड पार्ट कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट कवर कर लिया है। दोनों में तकरीबन 300 प्लस एमसीक्यूज थे दोनों में। मतलब 350 के राउंड था दोनों में, तो मिला करके आपका 700 एमसीक्यूज हो गया था, जो सोली करंट अफेयर्स पे था। और इसमें जो हम लोग थर्ड पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट में आपको तकरीबन 400 के लगभग मिल जाएगा एमसीक्यूज। इसमें हम लोग 400 एमसीक्यूज कवर करेंगे। थोड़ा सा ये लेक्चर लंबा होगा, करीब 2 घंटे के आसपास जाएगा। तो मान के चलिए कि आपका टोटल कितना हो गया, 1100 एमसीक्यूज हो गया। और 1100 एमसीक्यू और आप क्वालिटी एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप जैसे आपको जब पीडीएफ है, आप देखते हैं पीडीएफ है, आप क्वेश्चन पूरा देखते हैं तो आपको पता चलता है कितना क्वालिटी एमसीक्यूज आप प्रिपेयर कर रहे हैं। और यहाँ से मान के चलिए कि बहुत हाई प्रायोरिटी है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको लड़ जाएगा। इसके साथ साथ जो करंट अफेयर्स का प्लेलिस्ट है, आप वहाँ जाइए। वहाँ पे जो लोग नए हैं उनके लिए वहाँ पे मंथली आप चेक कीजिएगा, तो मंथली अक्टूबर 2025 से लेकर के, वैसे तो कवर्ड जनवरी से है, जनवरी 2024 से लेकर के जुलाई 2025 तक का करंट अफेयर्स कवर्ड है। मतलब आपको 1.5 साल का पूरा करंट अफेयर्स मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे वीडियो देखिए और आपको खुद पता चल जाएगा कि जो क्वालिटी है ना वो। और लास्ट टाइम जो लोग पुराने वो तो जानते हैं कि लास्ट टाइम 99% क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के डायरेक्ट हम लोग के सोर्सेस से थे। और वैसे वैसे क्वेश्चंस थे जो कहीं नहीं थे। आप किसी का भी सोर्स उठा कर देख लिया, कोई नीलम संजीवा रेड्डी कवर नहीं किया था, बट हम लोगों ने कवर किया था। तो हम लोग उसी तरीके से चीज़ों को कवर कर रहे हैं जिससे कि आएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। आप कमेंट से जब जुड़िएगा तो कमेंट में आपको लिंक उसका मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में आप देखिएगा तो आपको लिंक इसका मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी तो आप चेक कीजिएगा तो आपको इसका लिंक मिल जाएगा दोनों का। और आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम से जुड़िए और ये पीडीएफ रखिए, और तीनों पार्ट का पीडीएफ देखिए। मल्टीपल रिवीजन कीजिए। देखिए, जब फर्स्ट टाइम आप वीडियो देखते हैं ना तो आप नॉर्मल स्पीड पे देखिए, लेकिन जब आप सेकंड टाइम वीडियो देखते हैं तो आप उसको 2x पे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जितना बार देखिएगा ना उतना बार आपका रिवीजन होगा और उतने बेहतर तरीके से करंट अफेयर्स आपका कवर होगा, क्योंकि करंट अफेयर्स पे कमांड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है पीटी में। अगर आपका करंट पे कमांड नहीं है ना तो आपका पीटी फंस सकता है। लेकिन अगर आपने करंट पे कमांड कर लिया थोड़ा सा, आपको ऐसा नहीं कि 100% सही करना है। 100% करंट कोई सही नहीं करता, तो आप भी नहीं कर पाएंगे। कोई नहीं, मैं भी दूंगा एग्जाम तब भी मैं भी नहीं कर पाऊंगा, कोई नहीं कर पाएगा। कोई अगर बोलता है कि मैं 100% करंट सही करके आता हूं तो झूठ बोलता है। हाँ, लेकिन आप मान के चलिए कि 30 क्वेश्चन आता है तो 30 में से आप आराम से, अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है तो आप आराम से 22 से 25 क्वेश्चंस को आप इजीली टैकल कर लेंगे। और अगर आप इतना क्वेश्चंस टैकल कर लिए ना तो आपका आराम से पीटी निकल जाएगा। पीटी आपका कोई रोक नहीं रहा, और आप कटअप से कम भी तो 10 मार्क्स एक्स्ट्रा रहेगा, पर 10 मार्क्स आप प्लस में रहिएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग विदाउट फर्दर डिले, ज़्यादा अब बातचीत ना करते हुए, क्योंकि आपका समय बहुत प्रीशियस है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब पहला क्वेश्चन क्या है ना, क्योंकि रेफरेंस टू द लोकपाल, लोकपाल बहुत न्यूज में था। ठीक, लोकपाल। अब कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हम लोग लोकपाल को देखते हुए कंसिडर करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नहीं, ये गलत है। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से नहीं आया था, ये लोकायुक्त एक्ट जो 2013 का था उससे आया था। 2013 में आया था, लोकायुक्त एक्ट से आया था। तो ये तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा क्या कह रहा है, एटलीस्ट 50% ऑफ द टोटल मेंबर्स मस्ट बिलोंग्स टू एसटी एससी एंड ओबीसी माइनॉरिटी एज मूवमेंट। ये देखिए सही है। टोटल जो मेंबर होता है ना, टोटल मेंबर 8 होता है, और इस 8 में से जो 50% मेंबर्स होता है ना, जुडिशियरी से होना चाहिए। एंड 50% जो मेंबर्स है ना, अब जो क्राइटेरिया दिया हुआ है इससे होना चाहिए। ठीक, मेंबर्स ऑफ द लोकपाल होल्ड ऑफिस फॉर द 5 ईयर्स एंड अल्टिल 70 ईयर्स ऑफ द एज। अब देखिए ये सही है। अब इसको ऐसा लॉजिकली समझिए कि अगर ऐसा आ रहा है तो क्यों है, ये कारण देखिए। 50% जुडिशियरी से, जुडिशियरी में रिटायरमेंट एज क्या होता है, एक जज कब रिटायर करेगा, सुप्रीम कोर्ट का जज 65 साल में रिटायर करेगा। तो जब भी कोई जुडिशियरी से रिटायर करके मान लीजिए लोकपाल में आया तो 65 साल के तो बाद ही आएगा। नॉर्मल बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शंस का बात नहीं कर रहा। तो 65 के बाद ही आएगा। तो इसीलिए 65 से 70 साल रखा गया है कि अगर 65 में रिटायर करके लोकपाल ज्वाइन कर रहा है तो वो 5 साल तक सर्व करेगा, तो इसलिए 5 साल और 65 से 70 रखा गया। तो इस कारण से रखा गया है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, तो पहला गलत हो गया। पहला जब गलत है तो आप वैसे भी एलिमिनेट कर दीजिए, इतना तो आप लोग एक्सपर्ट हैं ही। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन ऑफ अ मेंबर ऑफ अ लोकपाल इज मेड बाय। देखिए, लोकपाल का जो अपॉइंटमेंट है ना, उसका चेयरमैन का मेंबर से अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो वो करते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग 76th
रिपब्लिक डे, जो हमारा गणतंत्र दिवस था, 76वां गणतंत्र दिवस था, उसके बारे में पूछ रहा है। तो द थीम ऑफ अब थीम पूछ रहा है कि 76th रिपब्लिक डे का थीम क्या था? तो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। तो ये सही है। थीम क्या था? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। चीफ गेस्ट कौन थे? तो चीफ गेस्ट थे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट। अब इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है पाराबो सुब्रनीतो। पाराबोवो सुब्रनीतो, नाम थोड़ा देख लीजिएगा, सुब्रनीतो, ये इनका नाम था। और उत्तर प्रदेश बेस्ट टैबुला जीता था महाकुंभ के लिए। तो तीनों ऑप्शन सही है आपका, तो तीनों हो जाएगा। थीम क्या था? तो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। चीफ गेस्ट कौन थे? तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे पाराबोवो सुबिनितो। और बेस्ट टैबुला कौन जीता था? तो बेस्ट टैबुला जो है उत्तर प्रदेश, और वो किसके लिए था? तो महाकुंभ के लिए, महाकुंभ के लिए था। ठीक, चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि रमन राजमन्ना हु अटेंडेड रिपब्लिक डे परेड किस ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं? रमन राजमन्ना जो है वो रिपब्लिक डे परेड भी में पार्टिसिपेट किए थे। तो किस ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं? तो वो मन्ना ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं। और ये बेसिकली किस स्टेट के थे? केरला। आपसे दोनों तरफ से पूछा जा सकता है कि केरल से जो ट्राइबल कम्युनिटी का जो मेंबर थे वो कौन था, तो नाम भी आपसे पूछ देगा, तो रमन राजमन्ना। ठीक, और देखिए आप यहाँ से ही पकड़ सकते हैं, इससे भी आप पकड़ सकते हैं, मन्ना यहाँ भी है, और इस नाम में भी देखिए है, तो यहाँ से ट्राइबल कम्युनिटी भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखते हैं कि द विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव, विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव जो है उसका एम क्या है? मतलब वो क्या करना चाह रही है, उसका एम क्या है? विकसित, अब देखिए पंचायत को विकसित करेगा तो सिंपल सा बात है, पंचायत को विकसित करने के लिए आएगा। इसलिए इनहेंस द कैपेसिटी एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसका कैपेसिटी को इनहेंस करने के लिए, उसका जो कॉम्पिटेंस है उसको इनहेंस करने के लिए विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव लेके आया गया। अब ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा लाया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवांस, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवांस द्वारा लॉन्च किया गया इसे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ सेवंथ पे कमीशन? सेवंथ पे कमीशन का चेयरमैन कौन है? तो सेवंथ पे कमीशन के चेयरमैन है अशोक कुमार माथुर। अशोक कुमार माथुर, अशोक कुमार माथुर सेवंथ पे कमीशन के चेयरमैन है। जस्टिस उपाध्याय रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ जस्टिस ऑफ दिस हाई कोर्ट, मतलब जस्टिस उपाध्याय जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, तो वो किस हाई कोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं? तो बेसिकली दिल्ली हाई कोर्ट के अपॉइंट हुए हैं। किसके अपॉइंट हुए हैं? तो दिल्ली हाई कोर्ट के वो अपॉइंट हुए। वी नारायण रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो। अब देखिए आपसे क्वेश्चन ऐसे ही आ सकता है कि जो न्यू चेयरमैन है इसरो के, वो कौन है? तो बेसिकली कौन है? वी नारायणन। अब पूछ क्या रहा है कि वो किसको सक्सीड किए हैं, मतलब वी नारायणन जो है वो किनको सक्सीड किए हैं? तो बेसिकली एस सोमनाथ को सक्सीड किए हैं। एस सोमनाथ को बेसिकली वो सक्सीड किए हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सर्व एज द 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स? आप सबको पता है ट्रम्प जी किए हैं, ट्रम्प जी किए हैं, ट्रम्पू जी। अब आपसे प्रश्न ये आएगा, इतना आसान तो नहीं पूछेगा, हाँ, आपसे ये ज़रूर पूछेगा, और पूछ भी रखा है। आप पीवाईक्यू जब देखिएगा बीपीएससी का, तो पूछ भी रखा है कि यूएस प्रेसिडेंट जब जो बाइडेन बने थे ना, तो पूछा था कि जो बाइडेन कितने नंबर के प्राइम मिनिस्टर सॉरी प्रेसिडेंट थे? तो जो प्रेसिडेंट है ये, जो यूनाइटेड स्टेट के, कौन? ट्रम्पू जी, ये है 47th। आपको 47th भी याद रखो। अच्छा, जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वेंस, ये कितने नंबर के हैं? ये आपको ऑप्शन में बताना है, ठीक? ये कितने नंबर के वाइस प्रेसिडेंट है? ये कितने नंबर के वाइस प्रेसिडेंट है, ये आपको कमेंट कीजिए, बताइए कि यूएस के ये कितने नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हैं। अब जेडी वांस देखिए तो हो ही गया। एट द स्वेलिंग जो उनका ओथ सेरेमनी था यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प का, तो उसमें इंडिया की तरफ से कौन पार्टिसिपेट किए थे? तो भारत की तरफ से बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उनके मिनिस्टर जो है जयशंकर जो है जी जो है वो पार्टिसिपेट किए थे, मतलब जयशंकर जी पार्टिसिपेट किए थे ट्रम्पू जी के स्वेलिंग सेरेमनी में। द यूएस गवर्नमेंट रिसेंटली इंडेड द ऑटोमेटिक सिटीजनशिप फॉर। अब यूएस गवर्नमेंट है वो अभी रिसेंटली क्या किया ना कि ऑटोमेटिक सिटीजनशिप क्या किया, खत्म कर दिया। तो वैसा सिटीजन के लिए खत्म किया जो जनरल बॉर्न टू द नॉन यूएस पेरेंट्स इन कंट्री। पहले क्या था ना कि अगर मान लीजिए कि आप यूएस में है, ठीक, अगर आप यूएस में और आप यहीं आपका बर्थ होता है, तो आपको ऑटोमेटिकली आपको यूएस सिटीजनशिप मिल जाता। तो इसी चीज को खत्म कर दिया है ट्रम्पो जी ने, इसको खत्म कर दिया है। 17th ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ था ये पूछा है।
तो 17th बिग समिट कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बेसिकली ब्राज़ील में। 17th बिग समिट कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में। और 18th जो है वो कहाँ होगा? तो वो होगा इंडिया में। 18th समिट कहाँ होगा? वो होगा इंडिया में। 17th कहाँ हुआ था? तो हुआ था ब्राज़ील में। और 17th समिट का जो थीम था वो क्या था? तो थीम था स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। ये इसका थीम था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज एडमिटेड एज अ 9th ब्रिक्स पार्टनर कंट्री? तो बेसिकली नाइजीरिया को एज अ पार्टनर कंट्री इंक्लूड किया गया है 9th कंट्री। तो आप 9th नहीं पूछेगा, लेकिन आपको ये याद रखना है कि किसको इंक्लूड किया गया तो वो। और ऑफिशियली ब्रिक्स का मेंबर कौन बना है? तो ये बना है इंडोनेशिया। ऑफिशियली ब्रिक्स का मेंबर कौन बना है? तो बना है इंडोनेशिया। आपको ये इंडोनेशिया वाला वीवीआई है लगाइए, आपसे यहाँ से ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, आ सकता है कि कौन कंट्री जो है ब्रिक्स का नया मेंबर बना है, तो वो है इंडोनेशिया। आगे हम लोग बढ़ते देखते हैं। चाइना हैज़ अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम एंड द बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन व्हिच रीजन? मतलब चाइना जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम, दुनिया का सबसे बड़ा डैम किस रीजन में बना रहा है? तो मेडोंग रीजन तिब्बत में बना रहा है वो। मेडोंग रीजन तिब्बत में वो दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना रहा है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि व्हिच कंट्री रिसेंटली अबॉलिश्ड द डेथ पेनल्टी? कौन सा कंट्री जो है अभी रिसेंटली क्या किया कि डेथ पेनल्टी को खत्म कर दिया? तो वो है कौन? जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे जो है वो क्या किया है कि डेथ पेनल्टी को खत्म कर दिया है। व्हिच कंट्री वाज सर्टिफाइड एज मलेरिया फ्री बाय डब्ल्यूएचओ इन 2025? 2025 में कौन सा कंट्री को मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया गया? तो वो है जॉर्जिया। वो है जॉर्जिया को डब्ल्यूएचओ ने मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया है। इस टाइप का देखिए क्वेश्चन क्या है ना कि बीपीएससी पूछता है, तो इसको ही वीवीआई लगाइए कि कौन सा देश में मलेरिया फ्री हो गया, कौन सा देश ट्रैचोमा फ्री हो गया, कौन सा देश पोलियो फ्री हो गया, या फिर कौन सा देश में पोलियो आ गया। इस टाइप का बहुत क्वेश्चंस आता है। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर, अब देखिए फिलाडेल्फिया कॉरिडोर तो पीछे बहुत दिन से न्यूज़ में, 3-4 साल से न्यूज़ में है। ये बेसिकली इज़राइल और जो हमास का जो वॉर चल रहा है ना, फ़लस्तीन का जो वॉर चल रहा है, उससे रिलेटेड है। तो बेसिकली गाज़ा और इजिप्ट जो है ना, उसके अलोंग जो बॉर्डर है, उसी को बोलते हैं फिलाडेल्फिया कॉरिडोर। गाज़ा और इजिप्ट वाला बॉर्डर जो है, और वो न्यूज़ में इसीलिए है। व्हिच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड द एग्जिट फ्रॉम डब्ल्यूएचओ इन 2025? मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन से कौन सा कंट्री खुद को बाहर करेगा, बाहर कर रहा है? तो वो है यूनाइटेड स्टेट। मतलब ट्रम्पू जी जो हैं, वो क्या कर रहे हैं कि यूएस को जितना इंस्टीट्यूशन है ना, सबसे वो बाहर कर रहे हैं। अलेक्जेंडर लुकाशेंको री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ बेलारस। अब वो बेलारस का प्रेसिडेंट बने हैं, तो वो 7 टाइम बने हैं। आपसे ये क्वेश्चन नहीं आएगा कितनी बार बने हैं, क्वेश्चन आपसे ये आएगा कि बेलारस के प्रेसिडेंट कौन बने हैं। ये ज़्यादा एप्रोप्रिएट क्वेश्चन है। इंडिया एंड स्पेन डिक्लेयर डुअल ईयर ऑफ कॉपरेशन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? देखिए कल्चर में भी किया है, टूरिज्म में भी किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी किया है, ये ऑल हो जाएगा। ऑल मतलब तीनों में किया है। अब देखिए क्वेश्चन आपसे कैसे बनेगा, एक टाइप से और क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि इन द फील्ड ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडिया साइंड अ डुअल ईयर डिक्लेरेशन कॉपरेशन विथ व्हिच कंट्री? तो यहाँ आपको ऑप्शन में डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, लेकिन यहाँ भी आपको क्या करना है? स्पेन करना है। तो आपसे दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द होलसेल प्राइस इंडेक्स इन इंडिया रिलीज बाय, जो डब्ल्यूपीआई है, डब्ल्यूपीआई क्या होता है ना, भारत में कौन उसको रिलीज करता है? तो बेसिकली रिलीज करती है दीप्ति, डीपीआईआईटी इसको हम लोग बोलते हैं। ये रिलीज करती है, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर आती है। अब देखिए डब्ल्यूपीआई जो होता है ना, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। अब इसमें क्या होता है ना कि ये होलसेल प्राइस होता है। होलसेल प्राइस होता है, ये जो होलसेल कमोडिटी होता है वहाँ पे चेक करता है। तो जब होलसेल प्राइस होता है ना, तो सिर्फ गुड्स के लिए होता है। ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ गुड्स के लिए होता है, सर्विसेज के लिए नहीं होता है। लेकिन जो सीपीआई होता है ना, वो सर्विसेज के लिए भी होता है। ये ध्यान रखना। अब टोटल आइटम कितना है? 697 आइटम है टोटल इसमें। और इसका डब्ल्यूपीआई का अगर बेस ईयर पूछे, तो देखिए डब्ल्यूपीआई का जो बेस ईयर है, ये बेसिकली है 2011-12, 2011-12। और सीपीआई का जो बेस ईयर है ना, वो भी चेंज हुआ है। वो अभी आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, हाँ। द कंज्यूमर प्राइस जो है वो मेंशन करता है, तो ओनली गुड्स एट होलसेल प्राइस नहीं है, तो डब्ल्यूपीआई करेगा। ये जो ए ऑप्शन है ना, ये जो ऑप्शन है, ये बेसिकली डब्ल्यूपीआई का है। प्राइस चेंज एट कंज्यूमर लेवल इंक्लूडिंग गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ, तो सेकंड, क्योंकि जो सीपीआई है ना, वो कंज्यूमर लेवल पे करता है। अब मान लीजिए कि आप एक कंज्यूमर है, तो कंज्यूमर है तो आप तो गुड्स भी कंज्यूम कीजिएगा और आप सर्विसेज भी कंज्यूम कीजिएगा। तो दोनों को वो मेजर करता है, ठीक। अब द बेस ईयर ऑफ सीपीआई, अब सीपीआई का जो बेस ईयर है ना, वो बेसिकली चेंज हो गया। पहले 2012 था, मैंने जानबूझ के ये डाला है, पहले 2012 था, लेकिन जो अब जो हो गया ना, वो 2024 हो गया बेस ईयर चेंज करके।
तो आपको दोनों याद रखना है कि आपसे पूछ दिया कि अभी सीपीआई का जो बेस ईयर है 2024 हुआ है, लेकिन इससे पहले कितना था? तो 2012 था, अब चेंज करके क्या कर दिया गया है इसे? 2024 कर दिया गया है। आपको याद रखना है कितना कर दिया गया है? 2024 कर दिया गया है। ये अपडेट जो है, जो कि हुआ है अभी, वो हम लोग टेलीग्राम पे भी डाले थे। टेलीग्राम पे हम लोग ये अपडेट डाले हैं, तो वहाँ पे जाकर के आप देख सकते हैं। द सीपीआई इज़ पब्लिश्ड बाय, देखिए वो तो करती है दीप्ति करती है, तो सीपीआई कौन करता है? और सीपीआई करता है नेशनल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है, मतलब एनएसओ करती है। सीपीआई पब्लिश कौन करती है? एनएसओ। और डब्ल्यूपीआई पब्लिश कौन करती है? दीप्ति। दीप्ति किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर। और एनएसओ किसके अंदर आते हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई लगाइए। आपको मान के चलिए कि वीवीआई लगाइए इसको। यहाँ से मतलब पीटी में क्वेश्चन बहुत प्रोबेबिलिटी होता है, पीटी में क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हमेशा ये न्यूज़ में रहता है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। आप पीवाईक्यू उठा के देखिएगा कभी, तो आपको दिखेगा ये चीज़। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स कौन निकालता है? तो ये बेसिकली नीति आयोग निकालती है। नीति आयोग निकालती है। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स कौन निकालती है? तो ये बेसिकली नीति आयोग निकालती है। अब इससे कह रहा है कि जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है, उसमें अचीवर स्टेट्स कौन है? तो ये बेसिकली उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ को है। अब ये सब पूछ रहे हैं कि बिहार का प्लेस क्या है? हम लोग जो बिहार है, तो बिहार का प्लेस क्या है? तो बिहार जो है वो परफॉर्मर में है, और बिहार का अगर हम लोग रैंकिंग देखें, तो बिहार 13वें नंबर पे है, 13th रैंक है बिहार का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउसहोल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे जो है HCES, वो रिलीज़ कौन करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। तो बेसिकली ये रिलीज़ करता है कौन? एनएसएसओ। एनएसएसओ रिलीज़ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जो हाउसहोल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे है, इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अब देखिए, अब ऐसे समझिए कि हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे है, तो वो क्या करेगा? जो हाउसहोल्ड का जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है, मान लीजिए कि आपके घर में जो खर्च होता है और एक्स के घर में खर्च होता है, किसी के घर में खर्च होता है, तो उसका एक्सपेंडिचर का जो पैटर्न है, उसी को पकड़ेगा वो। तो बेसिकली कैप्चर डिटेल डेटा ऑन द हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पैटर्न, ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक 2024, मतलब वर्ल्ड बैंक 2024 का डेटा, कि इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल रेमिटेंस में कितना है? जो भारत का शेयर है ग्लोबल रेमिटेंस में, वो कितना है? तो बेसिकली जो भारत का शेयर है ना, वो है 14.3%। सी 14.3% है। अब कह रहा है कि टोटल इनफ्लो कितना है? तो जो इनफ्लो अगर हम लोग बिलियन डॉलर के टर्म में देखें, तो 129 बिलियन डॉलर है। 129 बिलियन डॉलर है। अब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वर अमंग द टॉप 5 रेसिपिएंट ऑफ द रेमिटेंस इन 2024, मतलब ये टॉप 5 कंट्री कौन सा है? तो बेसिकली ये चारों कंट्री टॉप 5 में है। सबसे पहले कौन है टॉप पे? तो भारत है। उसके बाद कौन है? तो मैक्सिको है। थर्ड पे कौन है? तो थर्ड पे है चाइना। फोर्थ पे फिलीपींस एंड पाकिस्तान। तो मतलब बेसिकली सॉरी, ए नहीं होगा इसमें, इसका बी होगा, मैंने गलती से ए टिक कर दिया है। हाँ, तो ये 4 कंट्री जो है टॉप 5 में, और एक चाइना है, ठीक है? ये 5 कंट्री टॉप 5 में, इसमें सबसे ऊपर कौन है? तो भारत है। सबसे ऊपर कौन है? तो भारत है। अच्छा, भारत में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस कहाँ आता है? तो आता है कहाँ? महाराष्ट्र में। ये ध्यान रखिएगा। बैंक नेट रिसेंटली लॉन्च। अब बैंक नेट जो है उसका क्या काम है? तो वो बेसिकली है यूनिफाइड सिस्टम फॉर ई ऑक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर बैंक। देखिए, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है ना, उसका कोई प्रॉपर्टी है, तो उसको ऑक्शन करने के लिए, मतलब कि ऑनलाइन ऑक्शन करने के लिए, ई ऑक्शन करने के लिए बैंक नेट का लाया गया था। ये बेसिकली आरबीआई का है ये, इसको आरबीआई लेके आया था। अब प्रोजेक्ट विस्तार डेवलप्ड बाय आईआईटी मद्रास एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। अब जो प्रोजेक्ट विस्तार है, वो आईआईटी मद्रास और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, तो वो किसके लिए उसका काम क्या है? मतलब उसको जो विस्तार है ना, वो उसका फुल फॉर्म क्या है? तो उससे आपको पता चलेगा उसका काम भी क्या है। तो वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर एंड रिसोर्सेज, ये है बी। अब प्रोजेक्ट विस्तार इज डिस्क्राइब्ड एज, अब देखिए सेम बात है कि सबसे पहले वो अगर प्रोजेक्ट जो विस्तार है वो डिस्क्राइब कैसे है? तो बेसिकली नेटवर्क यूजिंग एआई फॉर एग्रीकल्चर सर्विसेज, वो बेसिकली एग्रीकल्चर सर्विसेज के लिए। अब प्रोजेक्ट भी स्टार्ट होगा, देख लिया आईआईटी मद्रास के साथ है। द डब्ल्यूपीआई मेनली ट्रैक्स, जो ऊपर क्वेश्चन हम लोग देखे थे, सेम चीज़ है कि जो डब्ल्यूपीआई हम लोग ऊपर देखे थे, वो क्या करता है? तो बेसिकली गुड्स का देखता है। गुड्स का देखता है कहाँ पे? तो वो देखता है होलसेल लेवल पे। होलसेल लेवल पे आप खुद ही समझ जाइए कि रिटेल इन्फ्लेशन एट हाउसहोल्ड लेवल, तो वो तो वैसे ही गलत हो जाएगा। इन्फ्लेशन एट होलसेल लेवल सही है।
चेंजेज इन सर्विसेज, सर्विसेज तो इंक्लूड ही नहीं करता, ओनली एग्रीकल्चर ऐसा कुछ तो है ही नहीं, आप खुद से पकड़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि दिस सीपीआई इज कंसिडर्ड मोर रिलेवेंट देन डब्ल्यूपीआई फॉर। अब देखिए बेसिकली कंज्यूमर्स के लिए है, क्योंकि कंज्यूमर ही तो देखता है। अब लीड्स रिपोर्ट, जो लीड्स रिपोर्ट है वो कौन निकालता है? तो लीड्स रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का है। लीड्स रिपोर्ट, जो लीड्स रिपोर्ट है ये बेसिकली जो लॉजिस्टिक होता है ना, मान लीजिए कि इंडिया में जो लॉजिस्टिक है, तो लॉजिस्टिक का जो सर्विसेज है उसमें कौन सा स्टेट बेहतर है, कौन सा क्या है, कौन सा कहाँ पे कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ पे और इम्प्रूवमेंट है, वो सब चीज़ को एनालिसिस करता है लीड्स रिपोर्ट। देखिए द लीड्स रिपोर्ट 2024 इवैल्यूएट्स लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस अक्रॉस द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पिलर्स, मतलब किस-किस पिलर्स को इवैल्यूएट करता है। देखिए लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब मान लीजिए रोडवेज, रेलवेज, ये सब होता है ना, वाटरवेज, इन सब चीज़। लॉजिस्टिक सर्विसेज मतलब कि कितना फास्ट डिलीवरी आप दे रहे हैं, कितना फास्ट डिलीवरी हो रहा है। ऑपरेटिंग एंड रेगुलेटिंग एनवायरनमेंट, मतलब किस एनवायरनमेंट को रेगुलेट कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा हर्डल लॉस कितना बना हुआ है, बहुत ज़्यादा हर्डल है या स्मूथ है। सस्टेनेबल लॉजिस्टिक मतलब एनवायरनमेंट फ्रेंडली लॉजिस्टिक्स वो कवर हो रहा है कि नहीं, जैसे कि मान लीजिए कि वाटरवेज से आप जा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को वो कवर करता है, तो बेसिकली ऑल हो जाएगा सी। Which of the following states were they categorized as achievers in the लैंडलॉक, मतलब लैंडलॉक ग्रुप में कौन सा स्टेट जो है वो अचीवर्स कैटेगरी में आया है लीड्स रिपोर्ट में। बेसिकली लीड्स रिपोर्ट में कौन सा स्टेट जो अचीवर्स कैटेगरी में आया है, तो बेसिकली हरियाणा है, तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है। कौन कौन सा है? हरियाणा है, तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश है और उत्तराखंड जो है लीड्स रिपोर्ट में लैंडलॉक कंट्री सॉरी स्टेट में वो अचीवर्स में है। किसमें है? तो अचीवर्स में है। अब नॉर्थ ईस्टर्न ग्रुप का अगर हम लोग देखते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न ग्रुप में कौन सा प्लेस अचीवर ग्रुप में है, तो बेसिकली असम है और अरुणाचल प्रदेश है। असम है एंड अरुणाचल प्रदेश है। अगर हम यूनियन टेरिटरी का देखें कि यूटी में कौन अचीवर में है, तो बेसिकली कौन है, तो है चंडीगढ़, चंडीगढ़ एंड दिल्ली, चंडीगढ़ एंड दिल्ली। व्हिच ऑफ द फॉलो अब लिस्टेड इन कोस्टल, अगर हम लोग कोस्टल एरिया में देखें तो उसमें लीड्स रिपोर्ट में कौन अचीवर्स ग्रुप में है। हम लोग तो देखिए सारे कैटेगरी का देख रहे हैं, तो हम लोग कोस्टल में भी देख रहे हैं, तो कोस्टल में कौन है, तो ऑब्वियस सा बात है कोस्टल में कौन सा होगा, गुजरात होगा, कर्नाटका होगा, महाराष्ट्र होगा। अब ये सब होगा, जैसे गुजरात हो गया, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, ये 5 स्टेट है। तो ये लोग कोस्टल स्टेट है और समृद्ध स्टेट भी है। अब देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, ये कौन निकालता है? अब यहाँ पे क्या है ना कि इसको वीवीआई लगाइए, इस टाइप का क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2025 जो कौन निकालता है, ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन रिलीज करती है, यूनाइटेड नेशंस रिलीज करती है। एज पर द इकोनॉमिक एंड सिचुएशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, अब वो पूछा है कि इस रिपोर्ट के तहत जो निकालते हैं, तो उसमें इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो कितना प्रोजेक्ट किया गया है 2025 के लिए, मतलब 2025 के लिए कितना किया गया है, तो 6.6% किया गया है, 6.6%। अच्छा 2024 अगर पूछा जाए कि 2024 के लिए कितना रखा गया था, तो 2024 के लिए रखा गया था 6.8 था। और फिर से 2006 सॉरी, और फिर से अगर हम लोग 2026 का देखें, तो 2026 का भी कितना है, तो वो है 6.8। मतलब आपसे मान लें अगर 25 का पूछता है तो 6.6 है, अगर 24 का पूछे तो 6.8 है और फिर 26 में कितना है, तो 6.8 26 में भी है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट एनुअली कौन निकालता है? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो एनुअली कौन निकालता है, तो बेसिकली निकालती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ये निकालती है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 हाइलाइट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेजर चैलेंजेस, मतलब कि कौन-कौन सा मेजर चैलेंजेस को हाइलाइट करता है, तो बेसिकली जियोपॉलिटिकल टेंशन को हाइलाइट किया है, एनवायरमेंटल रिस्क को देखा है, सोसाइटल चैलेंज को देखा है, टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन को देखा है, मतलब सी ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, मतलब सबको वो एज अ ग्लोबल चैलेंज देखता है। द ऑक्सफैम रिपोर्ट टेकर्स नॉट मेकर्स, द अनजस्ट पॉवर्टी एंड अनअर्थ वेल्थ ऑफ कॉलोनियल इनहेरिटेंस डील्स विद, जो ऑक्सफैम का एक रिपोर्ट है टेकर्स नॉट मेकर्स, वो बेसिकली किस चीज़ से डील करता है, तो बेसिकली ग्लोबल इनइक्वालिटी से करता है। अब देखिए टेकर्स नॉट मेकर्स से आपको पता चल जाएगा इनइक्वालिटीज। अब इन कॉलोनियल लेगेसी, जैसे ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन का जो कॉलोनी था कौन था, इंडिया था ब्रिटेन का कॉलोनी। तो उसी प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट कंट्री का, तो उसी हिसाब से वो जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री का जो इनइक्वालिटी है ना, उसको एनालाइज करता है। यूडीआईएसई प्लस रिपोर्ट, ये एजुकेशन से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है। तो ये कौन रिलीज करता है, तो ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीज करती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो एएसईआर रिपोर्ट है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, एएसईआर रिपोर्ट वो कौन निकालता है, तो एएसईआर रिपोर्ट जो है वो एनजीओ प्रथम निकालती है।
एनजीओ प्रथम। अच्छा, एनजीओ प्रथम के हेड कौन है? ये किनका एनजीओ है? ये बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है, नोबेल laureate है। आपको पता होना चाहिए। आप कमेंट कीजिए इनका नाम। आप कमेंट कीजिए इनका नाम। कमेंट करके बताइए इनका नाम। एनजीओ प्रथम किनका है? बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है। एएसईआर रिपोर्ट इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, मतलब एएसईआर जो रिपोर्ट है वो क्या काम करता है? तो बेसिकली सिटीजन लेड सर्वे है दैट प्रोवाइड रिलायबल एस्टीमेट फॉर चिल्ड्रंस स्कूल एंड लर्निंग लेवल, मतलब जो बच्चे हैं वो स्कूल में उसका लर्निंग लेवल क्या है, वो स्कूल में उसका एस्टीमेट क्या है, इन सब चीज़ों को डिसाइड करता है। तो लीड्स रिपोर्ट 2024 इंट्रोड्यूस विच न्यू पिलर? देखिए, हम लोग 4 पिलर तो ऊपर देखा था और एक जो नया पिलर है वो इस साल इंट्रोड्यूस किया है। तो बेसिकली कौन-सा पिलर है? वो है सस्टेनेबल लॉजिस्टिक। सस्टेनेबल लॉजिस्टिक जो पिलर है इस साल नया इंट्रोड्यूस किया गया था लीड्स रिपोर्ट में। मिशन मौसम इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय व्हिच मिनिस्ट्री? जो मिशन मौसम है वो कौन-सा मिनिस्ट्री इसको इम्प्लीमेंट कर रही है? तो मिशन मौसम को कौन इम्प्लीमेंट कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन मौसम। अब पूछ रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव है मिशन मौसम का, वो ऑब्जेक्टिव क्या है? तो उसका ऑब्जेक्टिव है मेकिंग इंडिया अ वेदर रेडी क्लाइमेट स्मार्ट नेशन। मेकिंग इंडिया अ वेदर रेडी क्लाइमेट स्मार्ट एक्शन, ये मिशन मौसम का एम है। ये एम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन 2024 4 रामसर साइट ऐड किया गया है भारत में। अभी 4 रामसर साइट, वैसे ऐड तो बहुत सारा किया गया। अभी अगर हम लोग देखें राइट नाउ इंडिया में कितना है, टोटल 91 रामसर साइट है। तो अब इन चारों में पूछा जा रहा है कि ये पुराना पीडीएफ, ये जो करंट अफेयर्स है अराउंड आई थिंक जनवरी-फरवरी के अराउंड का क्वेश्चंस इसमें इंक्लूडेड है। ठीक? उसी टाइम के है क्योंकि जून-जुलाई वाला तो मैंने प्रीवियस जो मैराथन पार्ट 2 था ना, मैराथन पार्ट 2 में शायद जून, जुलाई, मई तीनों का शायद पार्ट 2 में कवर हुआ था। तो इसमें शायद उस टाइम का है। तो बेसिकली अभी तो टोटल 91 है, तो हम लोग वो देख लेते हैं कि न्यू एडिशन कितना है, तो इसमें 89 नहीं होगा, यहाँ पे 91 होगा। और अभी जैसे क्या है ना कि नया-नया बहुत सारा जोड़ दिया गया है, तो हम लोग उस टाइप का देख लेते हैं कि उस टाइम पे कौन जोड़ा गया था। तो बेसिकली 2 तमिलनाडु से जोड़ा गया था, 1 सिक्किम से था, 1 झारखंड से था। ठीक? तो जो झारखंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन-सा था? उधवा। उधवा लेक, अब ध्यान रखिएगा कहाँ है, तो झारखंड में है, इसको रिसेंटली जोड़ा गया था। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज़ इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कोई नहीं है, ठीक? आप इसको याद रखिए, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है याद रखने का। और टोटल कभी अभी राइट नाउ अगर हम लोग देखें तो कितना है, तो राइट नाउ कितना है, तो राइट नाउ है 91, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यूएन डिक्लेयर्ड 2025 एज़ अ इंटरनेशनल ईयर फॉर, मतलब 2025 जैसे हर साल थीम होता है ना, तो उस इसीलिए 2025 का जो यूएन थीम है, वो क्या रखा गया है? तो वो बेसिकली रखा गया है ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, मतलब ग्लेशियर को प्रिज़र्व करने का थीम रखा गया है। ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशंस थीम रखा गया है। व्हिच इंडियन सिटी हैज़ रिसीव्ड इंटरनेशनल एक्रेडिशन एज़ अ वेटलैंड सिटी अंडर रामसर कन्वेंशन, मतलब रामसर कन्वेंशन के अंदर किस सिटी को वेटलैंड सिटीज़ रिकॉग्नाइज़ किया गया है? तो बेसिकली 2 सिटीज़ हैं, ठीक? एक उदयपुर है और एक इंदौर है। एक उदयपुर है और एक कौन है? तो एक है इंदौर। द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट ग्रीन जीडीपी इन इंडिया, मतलब पहला स्टेट जो ग्रीन जीडीपी अडॉप्ट करने वाला कौन है? तो वो बेसिकली छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ है। अब ये क्वेश्चन को लगाइए वीवीआई, इसको लगाइए वीवीआई और इसको भी लगाइए वीवीआई, दोनों को। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि दोनों ये क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछ दिया जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ दिया गया है कि अब देखिए ऐसे क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए कि सस्टेनेबल नाइट्रोजन मैनेजमेंट एग्रो फूड सिस्टम जो है वो रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है? कि बेसिकली एफओ रिलीज़ करती है। कंपाला डिक्लेरेशन, इसको वीवीआई लगाइए। कंपाला डिक्लेरेशन जो है ये बेसिकली किससे रिलेटेड है? तो ये है बिल्डिंग रेजिलिएंट सस्टेनेबल एग्रो फूड सिस्टम इन अफ्रीका। ये बेसिकली रिलेटेड है बिल्डिंग रेजिलिएंट सस्टेनेबल एग्रो फूड सिस्टम इन अफ्रीका, उससे रिलेटेड है कंपाला डिक्लेरेशन। एम सैंड पॉलिसी 2024 लॉन्च्ड बाय राजस्थान। अब जो एम सैंड पॉलिसी है जो राजस्थान लॉन्च है, तो वो किस चीज़ के लिए? तो बेसिकली है प्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चर्ड सैंड फॉर सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन। सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन के लिए कि जैसे जो भी मैन्युफैक्चरिंग होगा ना, तो उसके लिए जो प्रोडक्शन होगा तो वो मतलब सस्टेनेबल तरीके से जो सैंड है उसका माइनिंग हो, इन सब चीज़ों के लिए है। जैसे आपको पता है कि बिहार में जो सैंड माइनिंग है उसको उस पे सरकार रोक लगा रखी है, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा सैंड माइनिंग यहाँ पे जो बालू माफिया है वो करता है कि जिससे कि बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो इस कारण से। वर्ल्ड लार्जेस्ट कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोर सीएईएस, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड एनर्जी स्टोरेज है, वो फैसिलिटी वो कहाँ ऑपरेशनल हुआ है, ठीक? तो ये बेसिकली
ऑपरेशनल हुआ है चाइना में। ये कहाँ ऑपरेशनल हुआ है? देखिए, अब इस टाइप का जो है ना, ये इसको वीवीएल है ये पहले तो। अब ये बेसिकली क्या है ना कि इस टाइप का काम चाइना ही करता है ज़्यादातर, ठीक? तो इसमें एक अगर मान लीजिए आपको नहीं याद आ रहा है, तो आप ब्लफ खेल सकते हैं, तुक्का मार सकते हैं। वैसे तो आपको याद रहे ज़्यादा बेहतर है। लेकिन तुक्का-वुक्का मार देना चाइना बहुत हाई प्रोबेबिलिटी चाइना का ही होता है। देखो गलत भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब ये करना दोनों चीज़ हो सकता है, बट मैं प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा क्या है। होलोंगर गिवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये होलोंग गिवन के लिए जाना जाता है। तो ये बेसिकली कहाँ लोकेटेड है? ये जगह आपसे पूछा है, तो ये बेसिकली है असम में। ये कहाँ है? तो ये बेसिकली है असम में। सिकरी वाइल्ड देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली नोटिफाइड विद द इको सेंसिटिव जोन। सिकहरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसको इको सेंसिटिव जोन नोटिफाई किया गया है। तो बेसिकली कहाँ है? तो वो बेसिकली हिमाचल प्रदेश में है, ठीक? कहाँ है तो? हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। मंडी डिस्ट्रिक्ट किसके लिए फेमस है? तो बेसिकली फेमस तो नहीं है, मतलब यहाँ से कंगना रनौत जो है एक्ट्रेस हैं, कंगना, वो यहीं से मंडी डिस्ट्रिक्ट से ही वो एमपी हैं। व्हिच स्टेट लॉन्च्ड गौरक्षणी ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम? कौन सा स्टेट जो है गौरक्षणी एफआईआर सिस्टम लॉन्च किया है वाइल्ड लाइफ क्राइम्स को कम करने के लिए? तो बेसिकली कौन है? तो ये है कर्नाटका। जो वाइल्ड लाइफ होता है ना, वाइल्ड लाइफ क्राइम जो होता है, पोचिंग वोचिंग चाहे कुछ भी होता है, तो उसको कर्व करने के लिए ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम लिखा है गौरक्षणी। द कवच सिस्टम इज फॉर रियल टाइम डिजास्टर अलर्ट वाज लॉन्च्ड बाय। अब जो कवच, जैसे भी कवच नहीं है, इसको कवचम बोलते हैं। अब ये कव कवच तो वो रेलवे वाला है। कवच सिस्टम वैसे लॉन्च हुई थी, बेसिकली केरला के लिए है। और ये बेसिकली फ्लड, जो फ्लड सिस्टम होता है ना, फ्लड के लिए लॉन्च किया गया है। भारत का जो कोस्ट लाइन है वो क्या है कि अभी रिकैलकुलेट किया गया है और उसको बढ़ा दिया गया है। तो बेसिकली कितना हो गया? तो 11,098 किलोमीटर हो गया है। 11,098 किलो। अच्छा, अभी ये बता सकते हैं कि एनसीईआरटी आप पढ़ते हैं, तो एनसीईआरटी में भारत का जो कोस्ट लाइन है वो कितना दिया गया है? मतलब अभी एनसीईआरटी के आप अगर रेफरेंस देखिएगा, ये तो बढ़ा है तो चलिए करंट अफेयर्स है, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उसमें कितना भारत का जो कोस्ट लाइन लेंथ है वो है। और सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन किस स्टेट का है? सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन किस स्टेट का है? ये भी आप कमेंट करके बताइए। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन कावार्ड एंड चल बीच को दिया गया है, जो कि केरला से। तो बेसिकली कौन दे रहा है? तो बेसिकली डेनमार्क का एक फाउंडेशन है, फाउंडेशन ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन, वो देती है। बेसिकली डेनमार्क की एक है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि माउंट ईबू जो रिसेंटली इरप्ट हुआ है, तो बेसिकली है कहाँ? तो बेसिकली इंडोनेशिया में है। कहाँ है? तो इंडोनेशिया में है। याला ग्लेशियर predicted टू बी डिसअपियर बाय 2040 इज लोकेटेड इन। तो याला ग्लेशियर जो है वो कहाँ है? उसको ऐसा प्रेडिक्ट किया गया कि 2040 तक खत्म हो जाएगा। ये बहुत न्यूज़, भाई देखिए याला ग्लेशियर जो है ना बहुत न्यूज़ में है। तो इसको सबसे पहले तो वीवीआई लगाइए, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। और ये है बेसिकली कहाँ? तो ये बेसिकली है नेपाल में। इसका आंसर हो जाएगा सी। द ब्रांडेड रॉयल बटरफ्लाई रिसेंटली डिस्कवर्ड वाज फाउंडेड इन विच स्टेट? जो एक ब्रांडेड रॉयल बटरफ्लाई है, वो बेसिकली अभी कहाँ रिसेंटली उसको फाउंड किया गया, उसको कहाँ बेसिकली अभी डिस्क्लेयर किया गया, तो उसको कहाँ किया गया? त्रिपुरा में। अगर आपसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछ दिया जाए, तो सफहेलजिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इधर एक सेकंड सॉरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये त्रिपुरा में है। दोनों आपको याद रखना है। द क्वांटम बेस्ड एटॉमिक क्लॉक हैज रिसेंटली बीन डेवलप्ड इन। अब देखिए ये बेसिकली यूनाइटेड किंगडम, यूके। द फर्स्ट मैन द फर्स्ट मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोट एसएसआई मित्रा हैज बीन इंस्टॉल्ड। अब जो एसएसआई मित्रा है वो बेसिकली इंस्टॉल्ड कहाँ किया गया? तो किया गया है नोवल हॉस्पिटल महाराष्ट्र में। हॉस्पिटल महाराष्ट्र में। इंडिया रिसेंटली बिकेम द फोर्थ कंट्री टू अचीव स्पेस डॉकिंग। अब स्पेस डॉकिंग में पूछ रहा है कि कौन सा टारगेट था, कौन सा चेजर था, ये आपसे बेसिकली पूछ रहा है। तो ये SDH-01 जो था वो चेजर था और SDH-02 जो था वो चार्जर था। अब जो स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है स्पेडेक्स जो है वो मिशन करने वाला इंडिया जो है वो, मतलब इंडिया से ऐसे पूछ सकता है आपसे कि इंडिया कौन सा नंबर कंट्री है या फिर इंडिया से पहले कौन-कौन सा किया है? तो बेसिकली जो भारत है ना वो चौथा कंट्री है, फोर्थ कंट्री है। भारत से पहले कौन-कौन किया है? तो यूएसए, रसिया, चाइना। तो ये 3 कंट्री जो है ना भारत से पहले कर चुका है, जापान नहीं है इसमें। तो बेसिकली 1, 2, 3 हो जाएगा। भारत जो है, भारत जो हमारा है, इंडिया जो हमारा है, वो बेसिकली कौन सा कंट्री है? तो बेसिकली फोर्थ कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द ड्रीप ओशन मिशन इन्वॉल्व्स इंडियाज़ फर्स्ट ह्यूमन ऑपरेटेड सबमर्सिबल एक्सपेक्टेड टू रीच
तो बेसिकली 600 मीटर, उसका नाम ही इसलिए रखा गया समुद्रयान, आपको पता ही होगा। समुद्रयान जो है वो उसको तो 600 मीटर तक वो जाने का उसमें रखा गया है। सॉरी, पता नहीं क्या हो रहा है। पिक्सल एंड इंडियन प्राइवेट स्पेस टेक लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन। जो पिक्सल है, भारत का एक इंडियन प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, अभी हाल फिलहाल में लॉन्च किया है फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन, तो उसका नाम क्या था? फायरफ्लाई। फायरफ्लाई। अब पूछेगा फायरफ्लाई लॉन्च कौन किया है? तो बेसिकली पिक्सल। पिक्सल किसको लॉन्च किया? तो फायरफ्लाई को। द पूर्णिया ऑब्जर्वेटरी फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इन ईस्टर्न इंडिया वाज इनॉग्रेटेड इन, अब ये बेसिकली बंगाल में है, बेस्ट बंगाल में है। इंडिया प्लान्स टू रिप्लेस मैत्री रिसर्च स्टेशन। अब वो ईयर पूछ रहा है कि किस ईयर तक वो रिप्लेस करेगा, तो बेसिकली 2029 तक का टारगेट है। 2029 तक का टारगेट है उसको रिप्लेस करने का। रिसेंटली अ इंडियन फर्म कमीशन इंडिया कंट्रीज फर्स्ट वैक्यूम आर्क रिमेल्टिंग फर्नेस प्रोड्यूसिंग। अब देखिए वीएआर फर्नेस जो है अभी रिसेंटली किया गया, तो किसको प्रोड्यूस करने के लिए किया गया? ये बेसिकली किया गया टाइटेनियम एलॉय को, टाइटेनियम एलॉयज के लिए किया गया। इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड इज इंडिजिनियस माइक्रो मिसाइल सिस्टम डिजाइन टू काउंटर स्वर्ण ड्रोन्स। अब ड्रोन्स जिस देखिए छोटा छोटा ड्रोन्स जो होता है ना, उसको काउंटर करने के लिए अभी इंडिया रहती है उसको लॉन्च किया था, तो उसका नाम है भागवस्त्र। क्या नाम है उसका? भागवस्त्र, ये नाम है। सी डॉट एंड आईआईटी बॉम्बे साइंड एन एग्रीमेंट टू डेवलप ऑप्टिकल ट्रांसक्रिप्टर चिपसेट। अब उसका नाम पूछ रहा है कि उसका चिपसेट का जो नाम है वो बेसिकली क्या है? वो 6G वायरलेस के लिए है, 6G वायरलेस लिंक के लिए। द थर्ड लॉन्च पैड प्रोजेक्ट ऑफ इसरो इज बीइंग डेवलप्ड एट, तीसरा लॉन्च पैड है ना वो कहाँ डेवलप किया जाए? तो बेसिकली श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में डेवलप किया जा रहा है इसरो का। न्यू गैलन ऑर्बिटल रॉकेट वाज लॉन्च बाई, मतलब जो न्यू ऑर्बिटल रॉकेट है ना वो बेसिकली कौन लॉन्च किया? तो बेसिकली कौन किया है? ब्लू ऑरिजिन। ये बेसिकली अमेजन का, अमेजन इसका पेटेंट कंपनी है। जेफ बेजोस हम सबको पता है। 100 लॉन्च ऑफ इसरो इस कैरियर तो मैं इसको वीआई लगाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ देगा आपसे कि 100वां लॉन्च है ना, 100 लॉन्च जो है वो इसरो का वो कौन सा सैटेलाइट किया गया है या फिर किस लॉन्च व्हीकल से किया गया है? तो बेसिकली वो है GSLV F-15 NVS-02 सैटेलाइट लॉन्च किया है। दोनों आपको याद रखना है, GSLV F-15 और NVS सैटेलाइट दोनों, दोनों याद रखना। GSLV F-15, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ कि आपको अच्छे से याद हो जाए, 02 सैटेलाइट। सुवांशु शुक्ला बिकम द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू पायलट अ मिशन। अब देखिए एक्सॉन मिशन तो आप सबको पता ही है कि सुवांशु शुक्ला भी हाल फिलहाल में एक्सॉन 4 मिशन में गया था, तो बेसिकली हम सबको पता ही है। द बुक हाउ इंडिया स्किल्ड एट M20, मतलब G20 द इनसाइड स्टोरी ऑफ G20 प्रेसिडेंसी। ये बेसिकली उस समय के जो शेरपा थे ना, सॉरी अमिताभ कांत, वो लिखे थे ये बुक को। द वर्ल्ड ओल्डेस्ट पर्सन टोमिको इतोका, अभी रिसेंटली उनकी देहांत हुआ, मृत्यु हुआ, तो बेसिकली कहाँ से थे? तो वो जापान से थे। आपको दोनों चीज़ पूछ सकता है। वर्ल्ड लार्जेस्ट 3D रंगोली वाज क्रिएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी टू मार्क स्वामी विवेकानंद बर्थ एनिवर्सरी। मतलब स्वामी विवेकानंद जी का जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको मनाने के लिए वर्ल्ड का लार्जेस्ट 3D रंगोली बनाया गया था, तो बेसिकली किस शहर में बनाया गया था? तो बनाया गया था भोपाल में, भोपाल मध्य प्रदेश में। डिब्रूगढ़ वाज रिसेंटली डिक्लेयर एज सेकंड कैपिटल ऑफ, वो बेसिकली असम का सेकंड कैपिटल डिब्रूगढ़। अच्छा, असम का फर्स्ट कैपिटल कौन है? इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ कि आपको पता होगा, कमेंट करके बताइए कि असम का फर्स्ट कैपिटल कौन है? द जेड मोह टनल इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी कनेक्ट श्रीनगर टू विच डेस्टिनेशन। जो जेड मोह टनल है वो बेसिकली श्रीनगर से किस डेस्टिनेशन को कनेक्ट करेगा? ये पूछ रहा है, तो ये बेसिकली करेगा सोनमार्ग को, सोनमार्ग को। द ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 बार ऑर्गेनाइज एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली। तो उस जो ग्रामीण भारत महोत्सव था ना, उसका थीम पूछता है कि ग्रामीण भारत महोत्सव का क्या थीम रखा गया? तो थीम था बिल्डिंग अ रेजिलियंट रूरल इंडिया फॉर अ विकसित भारत। बिल्डिंग रेजिलियंट रूरल इंडिया फॉर अ विकसित भारत, ये इसका थीम था। सोरेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिक्किम वाज रिसेंटली न्यूज फॉर बिकमिंग इंडियाज फर्स्ट। अब जो सोरेंग डिस्ट्रिक्ट था ना जो सिक्किम का, वो अभी न्यूज में था, तो क्यों न्यूज में था? तो बेसिकली फर्स्ट ऑर्गेनिक फिश क्लस्टर बन गया है ये डिस्ट्रिक्ट। अब इसको रिवील लगाइए क्योंकि बीपीएससी इस टाइप का बहुत क्वेश्चन पूछता है, अगर आप पीवाईक्यू देखे होंगे तो। एटॉमिक क्लॉक हैव बीन रिसेंटली बीन नॉट इंस्टॉल्ड इन फोर्ट। अब देखिए एटॉमिक क्लॉक कहाँ इंस्टॉल नहीं हुआ है, ये
4 जगह हुआ है, तो पूछ रहा है कहाँ नहीं हुआ, तो बेसिकली हैदराबाद में नहीं हुआ है। हैदराबाद की जगह कहाँ हुआ है? ये हुआ है गुवाहाटी में। कहाँ हुआ है ये? तो गुवाहाटी में। मतलब अहमदाबाद, बैंगलोर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी 4 जगह हुआ है। एक जगह कहाँ नहीं हुआ है? तो बेसिकली कहाँ नहीं हुआ है? तो वो नहीं हुआ है कहाँ? हैदराबाद में। द गन्नागी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट द एंड ऑफ हार्वेस्ट सीजन, जो हार्वेस्ट खत्म होता है ना, जब हार्वेस्ट हो जाता है, तो इसलिए गन्नागी फेस्टिवल मनाया जाता है। तो बेसिकली किस स्टेट में मनाया जाता है? ये पूछ रहा है आपसे। ये बेसिकली मनाया जाता है मणिपुर में। हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज़ अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, पटना हाई कोर्ट। जो रिसेंटली अपॉइंटेड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम पटना, पटना हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के जज अभी रिसेंटली कौन अपॉइंट हुए हैं? तो बेसिकली कृष्णन विनोद चंद्रन अपॉइंट हुए हैं। ठीक? अच्छा, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? ये हैं पंचोली, विल बी एम पंचोली, ये याद रखिएगा, विनोद एम पंचोली। हु हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड इंडियाज़ फर्स्ट चाइल्ड फ्रॉम द सो कॉल्ड जनरेशन बीटा, बोर्न इन एजवाल, मिज़ोरम। मतलब नाम आपसे पूछ रहा है, तो आप देखिए इसको ऐसे याद रखिए फ्रैंकी से। फ्रैंकी के पूरा नाम तो आपको याद रहेगा नहीं, तो आप इसको याद रखिए किससे? फ्रैंकी से। फ्रैंकी से याद रखें तो याद हो जाएगा। द सांबर फेस्टिवल 2025 ऑर्गेनाइज्ड बाय राजस्थान टूरिज्म इज सेलिब्रेटेड एट इंडिया लार्जेस्ट। अब देखिए इंडिया इनलैंड साल्ट वाटर लेक कौन है? तो वो सांबर है। इंडिया का जो इनलैंड साल्ट वाटर लेक कौन है? तो वो सांबर है। अगर ऐसे देखा जाए तो फिर चिल्का लेक है। ऐसे देखा जाए तो वो कौन है? तो चिल्का लेक है, लेकिन अगर इनलैंड हम लोग देखें तो वो सांबर है। नागोबता जात्रा, अ प्रोमिनेंट ट्राइबल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच इंडियन स्टेट। मतलब नागोबा जात्रा जो ट्राइबल फेस्टिवल है, वो कौन से इंडियन स्टेट में मनाया जाता है? तो बेसिकली मनाया जाता है कहाँ? तेलंगाना में। कहाँ मनाया जाता है? तो वो तेलंगाना में। उत्तराखंड बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिपेंडेंट इंडिया टू इम्प्लीमेंट यूएससीसी। ठीक? इससे पहले कौन था? तो गोवा था, लेकिन गोवा जो था ना उसमें यूसीसी जो था ना प्री इंडिपेंडेंट है, वो पोर्टुगीज के टाइम से ही था। ठीक? प्री इंडिपेंडेंट नहीं, अगर भारत आजाद भारत का अगर देखा जाए तो उत्तराखंड पहला स्टेट बना है। तो आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि उत्तराखंड कब से कब तक उसको इम्प्लीमेंट करेगा? तो बेसिकली 27 जनवरी 2025 से करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेट, इसको याद रखना, इसको वीवीआई लगाइए। बहुत देखिए जो मैंने वीवीएल गाने बोल रहा है ना, आप मान के चलिए क्वेश्चन बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन आने का वो सब, तो उन सब पे ध्यान रखिएगा। मिजोरम हैज़ बिकम द फर्स्ट नॉर्थ इन द स्टेट टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी कार्ड्स अंडर व्हिच स्कीम? बेसिकली स्वामित्व स्कीम के अंदर ये काम कर रहा है। इंडिया का पहला फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन क्लेम टू बी वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल। अब वो किस रूट में दौड़ा है, कहाँ से कहाँ तक दौड़ा है? तो बेसिकली वो जिंद से सोनीपत, आपको रूट याद रखना है। मैया सम्मान योजना बेसिकली झारखंड में लॉन्च किया गया था, फाइनेंशियल असिस्टेंट। तो पूछ रहा है कि कितना रुपया देगा? तो बेसिकली 2500 फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। व्हिच मिसाइल्स इंडियाज़ फर्स्ट टैक्टिकल क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल वाज शोकेस्ड इन रिपब्लिक डे। मतलब कि जो रिपब्लिक डे परेड हुआ था ना, उसमें फर्स्ट टाइम कौन-सा बैलिस्टिक मिसाइल इंडिया का शो किया गया था? बेसिकली किया गया था प्रलय। प्रलय को शो किया गया था। बोडा त्योहार जो है वो कौन-सा कम्युनिटी बनाती है और कौन-सा स्टेट में? मतलब कि स्टेट ये पूछ रहा है और कम्युनिटी पूछ रहा है। तो हट्टी ट्राइब्स कहाँ की है? तो हिमाचल प्रदेश की है। वर्ल्ड लार्जेस्ट महामृत्युंजय यंत्र मेजरिंग 52 फीट अब किस प्लेस पे इंस्टॉल्ड हुआ है? जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट महामृत्युंजय यंत्र है, वो किस जगह पे लॉन्च ये हुआ है? तो बेसिकली हुआ है कहाँ? तो प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में। प्रयागराज यूपी में हुआ है। कुंभ मेला जो है 2025, अब किस सिटी ने इसको हेल्ड हुआ था? तो आपको पता ही है कुंभ मेला कहाँ हुआ था, तो प्रयागराज में हुआ था इस साल का। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें बताने लायक कुछ है नहीं। 2025 का जो कुंभ मेला था, 2025 का जो कुंभ मेला था एट प्रयागराज, बिगिन विथ व्हिच रिचुअल्स? मतलब कौन-सा रिचुअल से वो स्टार्ट होता है? तो बेसिकली होता है शाही स्नान से, ठीक? अच्छा, वो कब से कब तक मनाया गया था? तो ये 13 जनवरी, आपको डेट याद रखना है, 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक मनाया गया था। इसको वीवीए लगाइए सबसे पहले, इसको वीवीए लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। द महाकुंभ मेला इज सेलिब्रेटेड एट प्रयाग आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? मतलब जो महाकुंभ मेला है वो प्रयागराज में सेलिब्रेट किया गया, तो कितने साल के बाद सेलिब्रेट किया गया था? तो इसको बोलते हैं 144 साल के बाद, मतलब 12 कुंभ के बाद ये महाकुंभ लगा था, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कुंभ मेला इज सेलिब्रेटेड 4 टाइम्स, मतलब हर 4 साल पे सेलिब्रेट किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट बैंक पे। तो पूछा है कौन से रिवर पे, कौन से रिवर बैंक पे नहीं हो रहा है? तो ये बेसिकली मथुरा जो है, यमुना नहीं होता है। बाकी आपको सब एक इसमें प्रयागराज जो है, जो संगम के पास है, संगम में है, वहाँ होता है, ठीक? कुंभ, अब ये पूछा है कि कुंभ मेला जो है वो एंशिएंट पीरियड से एसोसिएटेड है, तो उसका अर्ली जो ओरिजिन है वो किस टाइम पे माना जाता है? मतलब किस वक़्त पे उसका जो ओरिजिन है वो माना जाता है? तो बेसिकली मौर्य और गुप्ता के टाइम पे माना जाता है। इसे हम लोगों ने स्टैटिक में कवर किया था, तो वही हम लोग डाल दिया है कि क्वेश्चन देखिए पूछा जा सकता है।
अब बेसिकली अकॉर्डिंग टू पुराणिक लेजेंड व्हिच डिटी टुक्स मतलब मोहिनी कौन बने थे, जैसे लॉर्ड विष्णु बने थे, ये तो पता ही है आप लोग को। स्टोरी इतना तो पता ही, सबको रहता है पता। महाकुंभ मेला ट्रेडिशनल एट्रिब्यूटेड टू द व्हिच सिस्टमैटिक एंड ट्रांसक्राइब, बेसिकली इसको सिस्टमैटिक वे में कौन लेके आए थे? बेसिकली आदि शंकराचार्य लेकर के आए थे। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी लगाइए कि जो महाकुंभ है, इसको किस साल अ, यूनेस्को का इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ह्यूमैनिटी में उसको इंक्लूड किया गया था? ये बेसिकली कब किया गया था? तो 2017 में किया गया था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट लिस्ट द कॉन्फ्लुएंस वेयर कुंभ मेला इज हेल्ड एट प्रयाग। देखिए ये तो हम लोग देखे थे गंगा यमुना सरस्वती के, सरस्वती जो है वो मैथोलॉजिकल रिवर है। वो ऐसा कहा जाता है कि ज़मीन के अंदर से वो मिलती है और गंगा यमुना वहाँ तो मिलते ही हैं। अब महाकुंभ कब से कब तक हुआ था? 13 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी तक हुआ था महाकुंभ, ठीक? हम लोग देखिए, अब यहाँ तक तो 123 था, अब फिर से यहाँ से 1 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक? तो इसलिए आप लोग ये नहीं बोलिएगा कि क्वेश्चन जो है वो मतलब 120 ही क्वेश्चन है। क्या होता है, कुछ बच्चा क्या करता है ना, पीडीएफ को स्क्रॉल करता है और अंत में पहुँच जाता है और लास्ट में पहुँचे वो क्या करता है कि फिर देखता है कि अरे 120 ही क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है, वो डिफरेंट पीडीएफ हम लोग एक साथ बनाए थे ना, तो इसीलिए इस टाइप का हुआ है कि हम लोग मंथ वाइज़ वो किए थे। जैसे ये क्या है ना कि जनवरी का कंप्लीट हो गया आपका, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो इसलिए इस टाइप से किया गया है, ठीक? इसे ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का जो पार्डनिंग पावर है ना, उससे रिलेटेड है कि जो प्रेसिडेंट का पार्डनिंग पावर थी बेसिकली इट एक्सटेंड, तो ये भी सही है। मार्शल जो होता है ना, उसके लिए गवर्नर पे नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए पॉलिटिक्स है तो पॉलिटी वाला आपको स्टैटिक आपको उतना पता ही है, तो मैं थोड़ा सा जल्दी-जल्दी कर दूँगा, जो भी पॉलिटी-वॉलिटी का रहेगा। अब बेसिकली इट एक्सटेंड टू सीज़ वेयर द सेंटेंस इज ऑफेंस ऑफ द वेस्ट अगेंस्ट द लॉ रिलेटेड टू द मैटर ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, सही बात है। डेथ सेंटेंस तीनों में होता है। अब देखिए, अब जो स्टेट वाला रहेगा, वो किसमें रहता है? तो स्टेट का रहता है गवर्नर में, तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इस टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मान के चलिए, तो इतना लंबा इस टाइप से क्वेश्चन देखने की कोई ज़रूरत है नहीं, उसको हटाइए। संसद भाषणी इनिशिएटिव, रिसेंटली इन न्यूज़ जो है वो एम्स हैं, जो संसद भाषणी है, वो बेसिकली किसके लिए? तो फैसिलिटेटिंग एआई पावर्ड मल्टीलिंगुअल ट्रांसलेशन फॉर पार्लियामेंट्री ऑपरेशन के लिए। संसद भाषणी जो है, वो एआई पावर्ड है कि मल्टीलिंगुअल ट्रांसलेशन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जस्टिस जोइमला बागची was अपॉइंटेड एज़ अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब जोइमला बागची जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट हुए, तो किस हाई कोर्ट से अपॉइंट हुए? या फिर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि उसको अपॉइंट तो प्रेसिडेंट किए हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है ना, कि किस हाई कोर्ट से अपॉइंट हुए? तो बेसिकली कलकत्ता हाई कोर्ट से हुए, कलकत्ता हाई कोर्ट से। क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा बनाने के चक्कर में क्या करता है ना कि ज़्यादा उस टाइप का बना देता है। अजय सेठ वाज़ रिसेंटली अपॉइंटेड इंडियाज़ न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी, ठीक? तो बेसिकली पूछ क्या रहा है ना कि एज़ पर द गवर्नर फ्रॉम, लेकिन देखिए नहीं पूछ रहा, छोड़िए हटाइए इस टाइप का क्वेश्चन, फालतू क्वेश्चन डिस्कसिंग भी करते हैं, अननेसेसरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड दैट द राइट टू अगेंस्ट डिसेबिलिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है, वो बेसिकली किस आर्टिकल के अंदर आएगा? तो देखिए, अब इसको एज़ अ फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया है, ठीक? तो ये आर्टिकल 14 और 21 के तहत आएगा। दिल्ली रिसीव्ड दिल्ली रिसेंटली बिकम द 20th लेजिस्लेटिव असेंबली एडॉप्टेड द ई-विधान एप्लीकेशन, ठीक? तो द प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेड अंडर द बेसिकली नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान, सॉरी नेवा, एक सेकंड सॉरी, नेवा प्रोजेक्ट के अंदर हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। अब पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, अब ये पूछ रहा है, तो बेसिकली 110 जो होता है ना, मनी व्हील से रिलेटेड होता है, ये दोनों सही है, डी हो जाएगा। देखिए, अब ये क्वेश्चन क्या है ना कि ये सब हम लोग पॉलिटी में बहुत डिस्कस किए हैं, तो अब इसको बहुत ज़्यादा इस पे डिस्कस करना कोई सेंस नहीं बनता, आपका भी टाइम वेस्ट होगा। इंडिया विल अज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ इंडियन ओशन जिम एसोसिएशन आईओआरए इन 2025, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग आईओआरए, मतलब आईओआरए के रिगार्डिंग पूछा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसका सेक्रेटेरिएट कहा था मॉरिशस में, सही है। इसमें करेंटली 23 मेंबर है, तो ये भी सही है। अभी करेंटली कितने मेंबर है? तो 23 मेंबर है। इंडिया उसका फाउंडिंग मेंबर है, तो बिल्कुल सही, इंडिया जो है, भारत जो है, वो उसका फाउंडिंग मेंबर है, तो तीनों सही है। ड्यूरिंग पीएम मोदी विजिट इंडिया एंड मॉरिशस एलिवेटेड देयर टाइज, अब जो भारत जो मॉरिशस, अभी मोदी जी मॉरिशस गए थे, तो उसका जो भारत और मॉरिशस का जो पार्टनरशिप है उसको एनहांस करके स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना दिया गया है। उसको एनहांस करके क्या कह दिया गया है? मॉरिशस भारत का क्या हो गया? स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो गया। मोदी जी को क्या है कि जब मोदी जी जहाँ भी जाते हैं तो उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिलता है। तो वैसे ही जब मॉरिशस गए, तो मॉरिशस में उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला, उसका नाम क्या था? तो ग्रैंड कमांड ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की टू द इंडियन ओशन। ये देखिए इंडियन ओशन में है मॉरिशस, तो इस टाइप से भी आप थोड़ा-सा दिमाग लगाइए तो हो जाएगा। पीएम मोदी विजिट टू मॉरिशस व्हिच ट्रेडिशनल कल्चरल परफॉर्मेंस वाज़ शोकेस्ड। अब देखिए मोदी जी जब गए थे ना मॉरिशस, तो वहाँ गीत गवई हुआ था। आपको पता है कि जो भी गीत गाना, आप अगर बिहार से है
अब बीपीएससी दे रहे हो तो बिहार से ही होंगे। तो आप शादी-विवाह में देखोगे कि वहाँ गीत गाया जाता है। हम लोग की तरफ ट्रेडिशन है, मगध रीजन में जो लोग हैं या फिर पूरे बिहार से जो ट्रेडिशन है, गीत गाने का ट्रेडिशन है। गीत गाने का ट्रेडिशन है। अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस इनोवेशन वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड। तो बेसिकली ये देखिए क्या किया, मॉरिशस के साथ किया गया है। अब आपसे पूछा कि किस जगह पे किया गया है? तो ये किया गया है रिड्यूट मॉरिशस, ये वीवीआई लगाइए पहले तो इसको। हमको सबसे पर इम्पोर्टेंट इसमें क्या लग रहा है कि आपसे देश ही पूछ दिया कि किस देश में ये किया गया है? तो बेसिकली आपको मॉरिशस तो ज़रूर याद रखना है, बाकी कुछ याद रखिए या नहीं रखिए, लेकिन आपको मॉरिशस तो ध्यान रखना है कि ठीक है, ये कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है मॉरिशस में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट विल इंडिया अंडरटेक इन मॉरिशस एज़ अ पार्ट ऑफ बायलैटरल कोऑपरेशन? मतलब कौन-सा प्रोजेक्ट? तो बेसिकली वहाँ पे जो पार्लियामेंट है ना, वो बिल्डिंग पार्लियामेंट जो है भारत बनाएगी। महासागर इनिशिएटिव एक्सपेंडेड द विज़न ऑफ अ सागर, इट एम्स टू। तो देखिए महासागर इनिशिएटिव जो है, वो पहले सागर था तो सागर को क्या किया है कि वो महासागर बना दिया गया है। पूछ रहा है कि इसका जो विज़न है वो क्या है? तो वो है वाइडर मैरीटाइम कोऑपरेशन विद ग्लोबल साउथ। 10th एडिशन ऑफ प्राइस नाडालो कहाँ होता है? तो वैसे न्यू दिल्ली में ही होता है। कहाँ होता है? तो न्यू दिल्ली में होता है। अब इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था कालचक्र पीपल प्लैनेट प्लेस। सॉरी, पीपल प्लेस प्लैनेट, मतलब कि कालचक्र 3 पीस, ऐसे याद रखिए। अब उसका राइस डायलॉग जब हुआ था तो उसका चीफ गेस्ट कौन था? तो बेसिकली जो न्यूजीलैंड का प्राइम मिनिस्टर है ना, वो उसके चीफ गेस्ट थे। द रिसेंटली डिस्कस स्क्विड अलायंस इंक्लूड व्हिच कंट्री? मतलब अब जैसे क्वाड है ना ये, उसी तरीके से स्क्वाड अलायंस है। तो बेसिकली ये फिलीपींस है, इसमें यूएस है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है, भारत नहीं है। मतलब क्वाड में भारत को हटाकर फिलीपींस को जोड़ दिया तो वो स्क्वाड अलायंस बन गया। द मेन एम ऑफ स्क्विड अलायंस, जो जो मेन एम है स्क्विड अलायंस का, वो क्या है? तो उसका बेसिकली है कि एड्रेसिंग एग्रेशन एंड मेंटेनिंग स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक। तो मतलब इंडो पैसिफिक रीजन उसके लिए बनाया गया है इसको। द फाइव आई अलायंस डज नॉट इंक्लूड विच फॉलो फॉलोइंग, मतलब फाइव फाइव आई अलायंस जो है उस पर किस कंट्री को नहीं है? तो देखिए फाइव आई अलायंस जो है ना, वो बेसिकली है एंग्लोस्फेयर कंट्री के लिए। एंग्लोस्फेयर कंट्री के लिए, जो मतलब इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। इससे बेसिकली जापान नहीं है, और इसमें दो कंट्री और है। वो कौन कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है। मतलब 5 कंट्री को मिलकर के ये बेसिकली क्या है ना कि इंटेलिजेंस शेयरिंग एजेंसी का एक ऑर्गेनाइजेशन है। इन पाँचों का संगठन है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया आइडेंटिफाइड 4 सुपर हाइवेज ऑफ ग्रोथ, मतलब 4 एरिया आइडेंटिफाई किया है, उसका नाम क्या दिया गया है? सुपर हाइवेज ऑफ ग्रोथ। तो कौन-सा उसमें से एक नहीं है? मतलब इन चारों में से कोई एक जो है वो नहीं है, तो कौन-सा नहीं है? तो बेसिकली स्पेस एक्सप्लोरेशन नहीं है, बाकी सब है, ठीक। और इसके जगह पे क्या है ना, तो टूरिज़्म है, स्पेस एक्सप्लोरेशन नहीं। ओटावा कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? तो ओटावा कन्वेंशन बेसिकली रिलेटेड है बैन ऑन एंटी पर्सनल माइन्स, इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि व्हिच कंट्री रिसेंटली डिक्लेयर्ड इंग्लिश एज़ इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज? तो ये बेसिकली कौन किया है? तो यूएसए किया है। अब गोल्डन कार्ड वीज़ा भी अनाउंस किया है, तो कौन किया? तो यूएसए ही किया है। तो उसमें कितना पैसा दे करके वीज़ा देगा? तो वो 5 बिलियन दे करके ट्रम्प बोला है कि हम यूएस का वीज़ा देंगे। अब ये 5 बिलियन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई लगाइए। बीपीएससी जब भी यूएस में कुछ होता है इस टाइप का, बीपीएससी क्या करती है कि सीधा-सीधा क्वेश्चन उठा के आपसे पूछ देगा। जब से ट्रम्प पे गोली लगा था, तो पूछ दिया था कि ट्रम्प को गोली मतलब किस स्टेट में मारा गया था, किस जगह पे मारा गया था, ये पूछ दिया था। तो उसी टाइप से फिर से क्वेश्चन आपसे क्या होगा कि इस टाइप से पूछ दिया जा सकता है। इंडिया साइन्ड कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट विथ यूएस रिलेटेड टू। तो बेसिकली भारत साइन किया स्टॉप स्मगलिंग ऑफ इंडियन एंटीक्विटीज। जो भारत का जो एंटीक्विटीज है ना, उसका स्मगलिंग को रोकने के लिए ये साइन किया है कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट विद यूएसए। आप ऐसे इससे वैसे पूछा कि भारत अभी रिसेंटली क्या किया है कि टू स्टॉप स्मगलिंग ऑफ इंडियन एंटीक्विटीज साइंड कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट विथ विच कंट्री, मतलब विथ विच कंट्री? तो आपको आंसर में क्या करना है? यूएसए। दोनों साइड से आपको ध्यान रखना है। हु बिकेम द नामीबिया's फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट? नामीबिया में फीमेल प्रेसिडेंट बनी है तो कौन बने हैं? तो ये बेसिकली बने नितुम्बो नंदी नदीतुवा। देख ट्रिपल एन से याद रखिए इसको, ट्रिपल एन, ऐसे एन एन एन, नंदीतु नंदीतुवा। यूएन 80 इनिशिएटिव अभी रिसेंटली जो यूएन है वो यूएन 80 इनिशिएटिव बताया, तो वो किसके लिए? तो बेसिकली जो कॉस्ट इफेक्टिव है ना, अपना कॉस्ट को कट करेगा, उसके लिए है। इफिशियंसी बढ़ाएगा, कॉस्ट कटेगा, मतलब इफिशियंसी जो है उसको इंक्रीज करेगा और कॉस्ट जो है उसको कम करेगा। आर्मेनिया अज़रबैजान रिसेंटली फाइनलाइज अ पीस डील ओवर। देखिए नागोर्नो कराबाख रीजन जो है ना, बहुत दिन से न्यूज़ में, हमेशा न्यूज़ में रहता है। ये जैसे भारत पाकिस्तान लड़ता है ना, वैसे आर्मेनिया अज़रबैजान भी लड़ता है। तो बेसिकली लड़ता है वो किसके लिए? तो वो लड़ता है नागोर्नो कराबाख रीजन के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखते हैं कि इंडोनेशिया सेट टू जॉइन न्यू डेवलपमेंट बैंक एज़ अ, हम लोगों ने ऊपर देखा था कभी जो इंडोनेशिया है वो बेसिकली नया मेंबर बन गया है। तो जो इंडोनेशिया है वो बेसिकली 11th मेंबर बनेगा। इस ऑप्शन में नहीं है। 10th मेंबर जो है ना वो बेसिकली कौन है तो अल्जीरिया है। करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आप करंट अफेयर्स का जो मंथली पीडीएफ है, आप उसमें भी ये चीज़ को सुधार कर लीजिएगा, ठीक? ये बात आप सुधार कर लीजिएगा। वैसे मैंने ग्रुप में डाल दिया था, आप जो भी करंट अफेयर्स का बैच वाला पीडी जो है, जो भी करंट अफेयर्स का बैच लिए हैं, वो लोग आप लोग क्या कीजिएगा प्लीज़ इसको सुधार लीजिएगा। वैसे ग्रुप में डाल दिया था मैंने मैसेज, लेकिन आप फिर भी सुधार दीजिएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉपिकल साइक्लोन रिसेंटली हिट द ऑस्ट्रेलियन कोस्ट, मतलब ऑस्ट्रेलिया का जो कोस्ट है उसको कौन हिट किया है? तो रे, शिरू, अल्फ्रेड, ये तीनों ऑस्ट्रेलिया कोस्ट को हिट किया है। द टेक्सास सीनेट पास अ रेज़ोल्यूशन रिकॉग्नाइजिंग होली, तो वो होली को रिकॉग्नाइज़ किया है। जो टेक्सास है, वो होली, जो टेक्सास एक स्टेट है यूएस में, वो होली को रिकॉग्नाइज़ किया है। तो वो रिकॉग्नाइज़ करने वाला वो मतलब कितने नंबर का स्टेट बना है? तो 3rd बना है। उससे पहले कौन-कौन इसको रिकॉग्नाइज़ किया है? तो उससे पहले इसको किया है जॉर्जिया और न्यूयॉर्क। उससे पहले कौन किया है? जॉर्जिया और न्यूयॉर्क। ये तीनों रिकॉग्नाइज़ किया है। हू हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट फीमेल एंड फर्स्ट अफ्रीकन प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, मतलब पहली महिला और पहली अफ्रीकन दोनों। इसको सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा वीवीआई लगाइए। जितना वीवीआई इसको कर सकते हैं कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हाईली इंपॉर्टेंट है ये। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत, मतलब आप मान के चलिए कि इसको पूछ सकता है क्वेश्चन, इसलिए इसको वीवीआई लगाइए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन क्या है ना बीपीएससी पूछता है। और इसमें देखिए अब क्यों पूछ रहा है वो बताते हैं कि ये पहली महिला भी है और पहली अफ्रीकन भी है, दोनों है। पहली महिला भी है, पहली अफ्रीकन भी है। तो ये कौन है? तो ये है क्रिस्टी कोवेनेंट्री, ये है। नाम देख लीजिए, केसी से भी आप याद रख सकते हैं। क्रिस्टी कोवेनेंट्री, ये बेसिकली स्विमर थे, वो है। ठीक। अकॉर्डिंग टू हुरून ग्लोबल रिसर्च, अकॉर्डिंग टू हुरून ग्लोबल रिसर्च, विच 3 कंट्री हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर्स? देखिए ऑब्वियस सा बात है, तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। यूएस, चाइना, भारत हो जाएगा, इसमें तो सब पता ही है। अब इसको टॉप कौन किया? कौन इस लिस्ट को टॉप किया? तो ऑब्वियस सा बात है, इलन मस्क ही टॉप करेगा, अभी सबसे ज़्यादा अमीर वही है। भारत में टॉप कौन करेगा? तो भारत में टॉप करने के लिए बताने का ज़रूरत तो है नहीं, मुकेश अंबानी टॉप किए होंगे भारत में। रोशनी नदार, ये देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको वीवीआई लगाइए। अभी भारत की पहली महिला बनी है जो कि उसको इंक्लूड किया गया है टाइम्स में, उसमें ग्लोबल टॉप 10 फीमेल बिलियनियर में। तो वो बेसिकली किस क उस वो किस कंपनी की हैं या फिर किस कंपनी के चेयरमैन, तो वो बेसिकली एचसीएल टेक्नोलॉजी के चेयरमैन हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 जो है वो कौन निकालता है? तो बेसिकली निकालते हैं वेलबीइंग रिसर्च सेंटर निकालती है, ठीक? अब पूछा कि टॉप कौन किया है, मतलब कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में टॉप किस कंट्री ने टॉप किया है? तो बेसिकली टॉप कौन किया है? तो फ़िनलैंड टॉप किया। और अगर भारत का रैंक पूछे कि भारत का रैंक कितना है? तो भारत का रैंक है कितना? 118। नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखते हैं कि व्हिच कंट्री है रैंक 1 फॉर, अब देखिए 147 पूछने का मतलब कि सबसे लास्ट कौन है, ठीक? सबसे लास्ट है अफ़गानिस्तान। अच्छा, भारत का रैंक लास्ट ईयर कितना था? तो भारत का रैंक जो था ना लास्ट ईयर, अगर हम लोग एक सेकंड इसको हटा देते हैं, तो कन्फ्यूज़ कर जाइएगा। लास्ट ईयर का रैंक अगर हम लोग भारत का देखते हैं ना, तो लास्ट ईयर भारत का रैंक कितना था? तो 126 रैंक था। 2024 में 2024 में भारत का रैंक कितना था? तो 126 था। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 वाज रिलीज़्ड बाय, अब वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 कौन रिलीज़ करता है? तो ये करता है आईक्यू एयर, आईक्यू एयर। अब इसी के तहत पूछा गया है कि कौन-सा सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी है? तो ये है बर्निहाल। सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी कौन है? तो बर्निहाल। ये बेसिकली मेघालय है, मेघालय में, लेकिन मेघालय और असम के बॉर्डर पे है। और ये कहाँ पड़ता है? तो बेसिकली मेघालय में पड़ता है। अगर पूछा जाए कि मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल, अगर सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल पूछा जाए तो ये कौन है? न्यू दिल्ली है। भारत का रैंक अगर पूछा जाए कि भारत का रैंक ग्लोबल पॉपुलेशन में तो हम लोग टॉप पे हैं, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर पूछा जाए कि पॉल्यूशन में कितना, एयर पॉल्यूशन में, तो हम लोग बेसिकली हैं 5th। सिपरी जो रिपोर्ट है 2024-25 के अनुसार कौन सा कंट्री जो है लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर है? तो ऑब्वियस सा बात है यूक्रेन है, क्योंकि अभी वॉर चल रहा है, तो टॉप पे यूक्रेन ही होगा। और सेकंड पे कौन है? तो हमारा प्यारा भारत, आर्म्स में। अच्छा, भारत सबसे ज़्यादा आर्म्स कहाँ से मंगवाता है? तो हम लोग सबसे ज़्यादा मंगवाते हैं रशिया से। और दूसरे नंबर पे कौन है? तो यूएस नहीं है, फ्रांस है। ये ध्यान रखिएगा। एज पर सिप्री रिपोर्ट, व्हिच वाज द टॉप सप्लायर ऑफ आर्म्स टू इंडिया? अब हम लोग ऊपर डिस्कस किया रसिया। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स पब्लिश कौन करता है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक पीस पब्लिश करता है। अब इसमें पूछा जाए कि टॉप कौन किया है? तो टॉप क्या है? बुर्किना फासो, बुर्किना फासो टॉप किया है।
ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स से। अगर भारत का रैंक आपसे पूछे कि भारत का रैंक कितना है, तो भारत का रैंक है 14, 14th है भारत का रैंक। ग्लोबल डेट रिपोर्ट 2024। अब ग्लोबल डेट रिपोर्ट 2024 कौन रिलीज करता है, तो वो रिलीज करता है यूएनसीटाड। यूएनसीटाड। अब पूछा गया कि भारत का जो पब्लिक डेट है ना, अप्रोक्सीमेटली कितना है वर्ल्ड डेट रिपोर्ट के अनुसार। वर्ल्ड डेट रिपोर्ट के अनुसार अगर भारत का डेट अगर देखें, तो भारत का डेट कितना है, तो ये है 2.9 ट्रिलियन। 2.9 ट्रिलियन है भारत का डेट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि फ्री स्पीच इंडेक्स। फ्री स्पीच इंडेक्स में जो भारत का रैंक है वो 24 है, ठीक। तो कौन सा कंट्री है जो टॉप किया फ्री स्पीच इंडेक्स, तो वो बेसिकली कॉल किया है, तो नॉर्वे किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो न्यू प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है, वो बेसिकली 1 अप्रैल से इफेक्टिव है, तो वो किसके अंदर किया गया है, तो वो बेसिकली किया गया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत। किसके तहत किया गया, तो बैंकिंग रेगुलेशन 1940 के तहत किया गया है। अब इससे पूछता है कि पीएसआई गाइडलाइंस किस पे लागू हुआ, तो बेसिकली सब पे लागू होगा, सब पे होगा। अब इसमें एक कैच है, अभी हाल फिलहाल में चेंज हुआ है कि जो रिजर्व बैंक होंगे ना, आर आर सॉरी सॉरी रिजर्व बैंक नहीं, ये स्मॉल फाइनेंस जो बैंक होगा ना, उसका जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है उसको घटा कर कितना परसेंट कर दिया गया है, 60%। बाकी जो सब है ना, बाकी सबको 75%। लेकिन जो रीजनल रिजर्व बैंक है घटा के कर दिया है 60%। अब इसको वीवीआई लगाइए, वीवीआई लगाइए, पूछ देगा आपसे कितना परसेंट घटा करके कर दिया गया है, ये बेसिकली 4 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द न्यू पीएसआई फ्रेमवर्क, मतलब नया जो पीएसआई का फ्रेमवर्क है उसमें किसको इंक्लूड किया गया, तो ये ऑन लैंडिंग बाय एनबीएफसी एंड एचएफसी, मतलब जो साथ में मिलकर के जो लैंडिंग करेगा ना दो लोग, उसको जैसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है या फिर हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनीज जो है, इन सबको क्या किया, ऑन लैंडिंग जो करेगा उसको क्या किया कि पीएसएल में इंक्लूड कर देगा, मतलब इन ये जो लोन देगा उसको भी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में क्या करेगा कि इंक्लूड किया जाएगा। अंडर पीएसएल न्यू गाइडेंस विच लैंडिंग मॉडल हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ पीएसएल एलिजिबिलिटी, मतलब अभी नया जो गाइडलाइंस जारी हुआ है उसमें कौन सा लैंडिंग को रिकॉग्नाइज किया गया है, तो को लैंडिंग मॉडल जो है वो रिकॉग्नाइज किया। अब देखिए इसको ऐसे समझिए, को लैंडिंग होता क्या, देखिए बैंक के पास क्या है, पैसा है। एनबीएफसी के पास क्या है, मार्केट है, ठीक। तो ये क्या करता है कि लोन वाला जो मार्केट होता है ना एनबीएफसी के पास, वो यूज करता है, बैंक अपना पैसा देता है। तो क्या है कि इन दोनों मिल करके लेंडिंग कर रहा है ना, तो अब इन दोनों अगर मिल के लेंडिंग करेगा तो इसको बोलते हैं को लेंडिंग मॉडल। और इसी को क्या है ना कि इंक्लूड कर लिया गया पीएसएल में, कि अगर इस टाइप से भी करेगा ना तो प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में इसको इंक्लूड किया जाएगा। एज पर अपडेटेड पीएसएल नॉर्म्स विच टाइप ऑफ नॉर्म्स इंक्लूडेड। अब देखिए कौन सा नॉर्म्स एक्सक्लूड किया गया, मतलब कौन सा नॉर्म्स को हटाया गया है, तो बेसिकली इसको हटाया गया गोल्ड बैक लोन जो होगा ना एनबीएफसी का, उसको हटा दिया गया है, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट अलाउड अंडर पीएसएल गाइडलाइंस आर मेंट फॉर, देखिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट जो है उसको बेसिकली अलाउ किया गया है। तो ये क्या है कि मीटिंग प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट थ्रू रेट। अब देखिए बात क्या है इसमें, अब ऐसे समझिए इसको। मान लीजिए कोई एक बैंक है, ठीक। ये बैंक ए है, ये है बैंक बी। ये कौन सा बैंक है, बी। अब मान लीजिए कि बैंक ए जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करता है, जो उसका टारगेट है वो कंप्लीट कर लेता है। और टारगेट कंप्लीट करके मान लीजिए कि वो एक्स्ट्रा, मान लीजिए कि एक्स्ट्रा 5% जो है ना वो पीएसएल करता है। मान लीजिए वो एक्स्ट्रा 5% पीएसएल करता है। और बैंक भी जो है वो अपना टारगेट मान लीजिए कंप्लीट नहीं कर पाता है। इसका मान लीजिए कि 3%, अब मैं परसेंटेज में समझा रहा हूँ कि इसका जो 3% है वो कम रहता है। मान लीजिए कि इसका जो पीएसएल टारगेट है वो 3% कम हो जाता है। तो अब इसका 3% घट रहा है, इसका 5% ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा बैंक के कि अपना 3% इसको ट्रेड कर सकता है। इसको ट्रेड करके इसको दे सकता है, कोई भी लमसम अमाउंट में इसको ट्रेड कर सकता है। तो इसी को क्या किया गया ना, इसको रिकॉग्नाइज़ कर लिया गया इस बार। तो वही है कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट, जो एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट इसके पास सर्टिफिकेट रहेगा ना, उसको ये ट्रेड करके जो बी है, बैंक बी उसको दे सकता है, तो यही है। इंडियाज़ रेमिटेंस इनफ्लो डबल्ड टू यूएसडी 118 बिलियन, ठीक, 23-24 में। तो कौन सा कंट्री लार्जेस्ट कंट्रीब्यूट किया है इंडिया का रेमिटेंस, तो बेसिकली कौन है, तो वो है यूएसए। सबसे ज़्यादा किस स्टेट का शेयर है, तो बेसिकली महाराष्ट्र में, ऊपर डिस्कस भी किए थे। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट बिकमिंग अ हाई इनकम जनरेशन कंट्री। अब वर्ल्ड बैंक का जो रिपोर्ट है उसमें भारत कहा गया है कि जो भारत को अगर हाई इनकम कंट्री बनना है, मान लीजिए 2047 तक हम लोग का टारगेट है कि हम लोग डेवलप्ड नेशन रहेंगे। हम लोग का टारगेट क्या है कि डेवलप्ड नेशन बनने का। तो अगर हम लोग को डेवलप्ड नेशन बनना है, तो वर्ल्ड बैंक कहा है कि कितना परसेंट से हम लोग अगर ग्रो करेंगे उसको हम लोग अगर जो टारगेट रखे हैं, तो बेसिकली वर्ल्ड बैंक ऐसा कहता है कि अगर हम लोग 7.8% से ग्रो करते रहेंगे ना, तभी जाकर के 2047 में हम लोग डेवलप्ड नेशन बनेंगे।
ठीक? ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको वीवीआई लगाइए। मान लीजिए इसको पीटी में नहीं पूछता था, आप इसको मेंस में यूज़ कर सकते हैं। कि पीटी का तो आपको अल्टीमेटली मेंस देना है, ठीक? तो इसलिए। अब रिसेंटली आईआरसीटीसी और आईआरएफसी को कौन-सा पीएसयू कैटेगरी में इनको इस दोनों को इंक्लूड किया गया है? तो बेसिकली इसको नवरत्न में डाल दिया गया है। नवरत्न, मिनी रत्न, महारत्न होता है ना, उसी तरीके से। भारत का मिल्क आउटपुट पूछ रहा है कि भारत का मिल्क आउटपुट कितना है? तो ये बेसिकली 239 मिलियन मैट्रिक टन है, ठीक? आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं, देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पहले वीवीआई लगाइए सबसे पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, आईआरडीए जो है, वो अप्रूव किया भारत का पहला प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी। भारत का पहला प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी को आईआरडीए जो है वो अप्रूव किया है, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है वैल्यूटिस रीइंश्योरेंस, वीवीआई, बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन आपसे पूछ दिया करें ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू रिसेंट सर्वे बाय वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ डॉल्फिन, भारत में एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ डॉल्फिन के कितना है? तो बेसिकली कितना है? तो 6327 है, ठीक? सबसे ज़्यादा डॉल्फिन कहाँ है? तो वो है यूपी में। उसके बाद सबसे ज़्यादा डॉल्फिन कहाँ है? तो हमारे बिहार में है, ठीक? कहाँ है? बिहार में। अब देखिए बिहार में कितना डॉल्फिन है? तो वो है 2220, मतलब 2220। अब इसको ऐसे याद रखना है, 2220 बिहार में है, कितना है? 2220। टोटल कितना है? 6227। यूपी में कितना है? डजंट मैटर, याद भी नहीं रखना आपको यूपी में कितना, बस ये रखना है यूपी में सबसे ज़्यादा है। कितना है? याद नहीं रखना। देखिए, अब विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट, अब यूपी देख ही लिए हम लोग, बिहार सेकंड पे, तो ज़रूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं डॉल्फिन के बारे में। देखिए डॉल्फिन को लोग सुसु बोलते हैं, ठीक? अब वो सुसु इसलिए बोलते हैं, वो जब आवाज़ निकालता है ना, जो अल्ट्रासोनिक वेव होता है, अल्ट्रासोनिक वेव के थ्रू, जो वो अपना नॉस्ट्रल्स जो होता है, जो आप ऐसे ये देखिए डॉल्फिन ऐसे मान लीजिए बना रहे हैं, अब बहुत गंदा डॉल्फिन बना है, तो ये जो नॉस्ट्रल्स होता है ना, यहाँ से वो निकालता है। तो बेसिकली जो आवाज़ होता है ना, सु सु करके आवाज़ निकलता है, तो वही सुसु इसलिए सु बोलता है। बेसिकली वो आईयूसीएन में उसका स्टेटस क्या है? इंडेंजर है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है कि आपको ये ईयर याद होना चाहिए। कब आया था? 1972। ये ईयर ही आपको सबसे पहले याद होना चाहिए इसमें। बाकी तो चीज़ बाद में। शेड्यूल फर्स्ट प्रोटेक्टेड है, और अगर हम साइट्स का हम लोग देखते हैं तो अपेंडिक्स 1 में है। तो बेसिकली डी हो जाएगा इसका। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गंगेटिक डॉल्फिन इज करेक्ट, मतलब कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? इट कैन सी क्लियरली इन मडी वाटर, नहीं मडी वो फ्रेश वाटर में रहता है, मडी वाटर में नहीं, ठीक? इट इज़ फाउंड ओनली इन सी वाटर, नहीं हम लोग रिवर वाटर देख ही रहे, गंगेटिक डॉल्फिन गंगा रिवर है, सी तो है नहीं। ब्लाइंड एंड हर्ट्स यूजिंग अल्ट्रासोनिक साउंड, ये देखिए सही है, सी। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि अल्ट्रासोनिक साउंड निकालता है। नेक्स्ट देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज 58 टाइगर रिजर्व, भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा डिक्लेयर किया गया है? तो बेसिकली वो माधव नेशनल पार्क जो उसको डिक्लेयर किया गया है, कहाँ है? ये है बेसिकली मध्य प्रदेश, एमपी में है। ओक ओक ओजोकुल ग्लेशियर, नाम देख लीजिएगा अपना, ओकोहुजु ग्लेशियर ही लगता है इसका नाम है। तो फर्स्ट ग्लेशियर जो कि ऑफिशियली इसको डेड डिक्लेयर किया गया, मतलब पहला ग्लेशियर इसको ऑफिशियली डेड डिक्लेयर किया गया। तो बेसिकली ये है कहाँ? तो ये बेसिकली है आइसलैंड में। अब ये वीवीआई इसको लगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाएगा एग्जाम में। रिसेंटली बीच इंडियन बीच गेन द प्रेस्टिजियस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट, मतलब रिसेंटली कौन सा जो बीच है उसको ब्लू सर्टिफिकेट दिया गया है? ये बेसिकली है ऋषिकुंड बीच। ऋषिकुंड बीच है कहाँ ये? ये बेसिकली है विशाखापट्टनम में। कहाँ है? विशाखापट्टनम में। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि विच अर्बन लोकल बॉडी बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू इंक्लूड अ सेपरेट क्लाइमेट चैप्टर इन बजट, मतलब कौन सा अर्बन बॉडी जो है वो एक सेपरेट चैप्टर इंक्लूड किया अपने में? तो बेसिकली कौन है? तो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो कौन है? अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। बेसिकली क्या किया कि एक सेपरेट चैप्टर इंक्लूड किया है अपने क्लाइमेट में। देखिए इसको भी वीवीआई लगाइए, अरे सॉरी ये क्या हो गया, अच्छा, इसको भी वीवीआई लगाइए। इस टाइप का क्वेश्चन बीपीएससी क्या है ना पूछेगा आपसे एग्जाम में, आपको देखने को मिल जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। विच सेक्रेड ग्रुप वर डिक्लेयर्ड एज तमिलनाडु सेकंड बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज, मतलब किस ग्रुप को तमिलनाडु का सेकंड बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज इसको डिक्लेयर किया गया था? कासमपट्टी को, कासमपट्टी सेक्रेड ग्रुप जो है उसको डिक्लेयर किया गया तमिलनाडु का सेकंड बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज पार्क। अच्छा एक बात रही, फर्स्ट कौन है तमिलनाडु का फर्स्ट? ये आपको बताना है कमेंट में। स्टैटिक पढ़े ही होंगे तो स्टैटिक से आप बताइए।
देखिए प्रोजेक्ट वनतारा, वनतारा आप सबको पता है जामनगर गुजरात में, तो डिस्कस क्या करना, इतना न्यूज़ में ही आया था कि अंबानी के बेटे का शादी के टाइम पे, तो सबको पता ही है, इतना ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। देखिए नॉर्थ इंडिया का पहला फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ स्टैब्लिश किया जाएगा, किस स्टेट में स्टैब्लिश किया जाएगा, तो बेसिकली हरियाणा में किया जाएगा। जगह का नाम देखें तो गोरखपुर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो नासा का जो एस्ट्रोनॉट है सुनीता विलियम और बुच विल्मोर, अभी रिसेंटली वो अर्थ पे वापस आए थे। अच्छा, वो देखिए ये क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन वो देखते हैं कि बेसिकली अर्थ पे वापस आए थे सुनीता विलियम और बुच विल्मोर, तो बेसिकली कौन सा शिप से आए थे, ये आपको बताना है। कमेंट करके आपको बताना है कौन सा शिप से आए थे। मैं ये बताता हूँ कि वो कितना दिन तक वहाँ पे स्टक रह गए थे, तो बेसिकली 286 दिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ देगा कि कितना दिन तक वो फंसे थे स्पेस में, तो 286 दिन तक फंसे हुए थे। इसको भी यही लगाइए। साइंटिस्ट फ्रॉम द विच कंट्री हैव क्रिएटेड अ सुपर सॉलिड फ्रॉम फ्रोजन लाइट। किस देश का जो साइंटिस्ट है वो भी एक सुपर एक लाइट से सुपर सॉलिड बनाया, तो बेसिकली इटली का है, जहाँ के मिलोनी जी हैं। ठीक। आदित्य एल वन रिसेंटली कैप्चर फर्स्ट एवर इमेज। आदित्य एल वन जो है वो फर्स्ट एवर इमेज अभी कैप्चर किया, तो बेसिकली किसका इमेज कैप्चर किया है, तो स्लोअर फ्लेयर ट्रिनल का जो है वो इमेज कैप्चर किया है। विच प्राइवेट स्पेस फॉर्म सक्सेसफुली लैंडेड ब्लू घोस्ट मिशन 1 ऑन द मून। मतलब मून पे चंद्रमा पे कौन सा जो है फर्म है वो सक्सेसफुली लॉन्च किया है। अब देखिए इस यहाँ से दो क्वेश्चन बने हैं। एक तो पहला आपको कि ब्लू घोस्ट मिशन किससे रिलेटेड है, कि बेसिकली मून लैंडिंग से रिलेटेड है, मून लैंडिंग से रिलेटेड है। दूसरा है कि ये कौन किया है, कि बेसिकली फायरप्लाई एरोस्पेस किया है। दोनों इंपॉर्टेंट है। इसरो इज डेवलपिंग एलओएक्स मीथेन इंजन फॉर विच फ्यूचर सॉरी विच फ्यूचर व्हीकल्स। ये बेसिकली एनजीवीएल के लिए कर रहा है, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल जो है ना उसके लिए कर रहा है इसरो। ये बेसिकली मीथेन वाला आप याद रखिएगा कि नेक्स्ट जनरेशन व्हीकल के लिए कर रहा है। द चंद्रयान 4 मिशन एक्सपेक्टेड टू लॉन्च 2027 तक लॉन्च किया जाएगा। ठीक, तो आप मान के चलिए कि 2027 तक एक्सपेक्टेड डेट है, तो आपसे एग्जाम में एक्सपेक्टेड डेट तो कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि वो फिर चेंज होते रहता है। क्योंकि गगनयान का डेट कब था, अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, तो इस टाइप से चेंज होता है, तो आपसे इस डेट पूछने का बहुत कम चांस है। के लिए एक्सपेक्टेड डेट आप याद रखिए 2027 तक ऐसा है कि चंद्रयान 4 लॉन्च कर दिया जाएगा। तो इसमें पूछा क्या गया कि हाँ, आपसे ये ज़रूर पूछा जाएगा कि सर एम क्या रखा गया है? तो बेसिकली एम है ब्रिंग सैंपल्स फ्रॉम द मून टू अर्थ, ये इसका एम रखा गया। और चंद्रयान 5 जो है वो किसके साथ कोलैबोरेट करेगी इसरो? ये बेसिकली जैक्सा के साथ करेगी। जैक्सा जो है ये जापान का, जैसे हमारा इसरो है वैसे जैक्सा जापान का है। जो नासा का स्पेस टेलीस्कोप है, ठीक, स्पेसएक्स फैल्कॉन 9 से जो लॉन्च हुआ है, वो पहले डिज़ाइन टू मतलब वो किस जो स्पे है वो किस चीज़ के लिए डिज़ाइन हुआ है, तो बेसिकली यूनिवर्स ऑरिजिन है ना यूनिवर्स का ऑरिजिन को वो स्टडी करेगा, टू स्टडी द ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स। रिसेंटली एस्टेरॉयड डिस्कवर्ड 128 मून। अब 128 मून रिसेंटली डिस्कवर हुआ है, तो बेसिकली किसको चक्कर लगा रहा था, तो बेसिकली सैटर्न को लगा रहा था। सबसे ज़्यादा मून है भी सैटर्न के पास। दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा मून किसके सॉरी सबसे ज़्यादा मून है किसके पास, तो वो है सैटर्न के पास। अच्छा, चक्कर ये किसको लगा रहा था, तो सैटर्न को ही लगा रहा था। इसरो इन कोलैबोरेशन विद एचसीएल डेवलप टू इंडिजिनियस माइक्रो प्रोसेसर फॉर स्पेस एप्लीकेशन, विच वन इज विच वन इन इंडिया इज क्वालिफाइड फॉर स्पेस मिशन। मतलब किसको स्पेस दो तो बनाया है, अब इन दोनों में से कौन है, ये एक तो कल्पना है और दूसरा कौन है, दूसरा कौन है, विक्रम है। अब इन दोनों में जो स्पेस मिशन है उसके लिए क्वालिफाई कौन हुआ, तो उसके लिए हुआ है कौन, विक्रम। विक्रम 320 बनाया दोनों है, क्वालिफाई हुआ विक्रम 320। गीगा मिशन जो उसको बंद कर दिया, तो बेसिकली यूरोप का था, ईएसए का था। फायरसैट सैटेलाइट एम्ड एट अ स्पेस बेस्ड एप्लीकेशन लॉन्च हुई। जो फायरसैट सैटेलाइट है वो बेसिकली वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो बेसिकली किया गया है अमेजन के द्वारा, जो जेफ बेजोस की कंपनी ने देखा ही था अमेजन के द्वारा। एक्सरसाइज वरुणा 2025, ये बेसिकली एक्सरसाइज वरुणा जो है किसके किसके साथ है, तो इंडिया प्लस फ्रांस। एक्सरसाइज खंजर, अब 12th एडिशन है एक्सरसाइज खंजर, तो ये बेसिकली ये कहाँ हुआ था, ये पूछा था, ये हुआ था किर्गिस्तान में। कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था किर्गिस्तान में। एक्सरसाइज इंदिरा, अभी रशिया के साथ होता है एक्सरसाइज इंदिरा, आज 14th एडिशन का नेवल एक्सरसाइज है। तो ये पूछा है कि एक्सरसाइज जो इंदिरा है वो बेसिकली कहाँ हुआ था, किस जगह पे हुआ था, तो ये हुआ था बीओबी में।
BOB मतलब बे ऑफ बंगाल में हुआ था, इसका बी हो जाएगा। इस साइड बोंगो सागर, अब देखिए बोंगो सागर नाम से पता चल जाएगा आपको बांग्लादेश, तो इसमें इस और डिस्कस नहीं करना है। ट्रॉपिक्स एक्सरसाइज, अब ट्रॉपिक एक्सरसाइज जो है वो बाइलिनियली होता है, ठीक। तो ये बेसिकली पूछ रहा है कि इंडियन नेवी का एक्सरसाइज प्रायोरिटी एट मतलब किस चीज़ पे कंडक्ट करता है ये बेसिकली थिएटर लेवल ऑपरेटिंग रेडीनेस, मतलब कि ये चेक करता है कि जो रेडीनेस कितना, मतलब तैयारी कितनी है उसको चेक करने के लिए कहता है। एक्साइड डेजर्ट हंट इज इंटीग्रल ट्राई सर्विस जो है वो बेसिकली कहाँ कंडक्ट हुआ था, एक्साइड डेजर्ट हंट जो है वो कहाँ कंडक्ट हुआ, तो बेसिकली हुआ था इंडियन एयरफोर्स का जोधपुर स्टेशन है ना, वहाँ हुआ था। आपको जोधपुर याद रखना है। इनकॉस मल्टी एयर एक्सरसाइज है, ये बेसिकली किस कंट्री इसको होस्ट किया था, ये होस्ट किया था कौन, ग्रीस। कौन होस्ट किया था, तो ग्रीस। एक्सरसाइज प्रचंड प्रहार, ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है कंडक्टेड बाई विच फोर्स। अब प्रचंड प्रहार जो एक्सरसाइज है वो बेसिकली कौन सा फोर्स इसको कंडक्ट किया था, तो बेसिकली इंडियन आर्मी किया था इसको कंडक्ट। और ये हुआ कहाँ था, तो ये बेसिकली हुआ था अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। 14th एक्सरसाइज ऑफ एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प। टाइगर ट्रायम्फ बेसिकली, अब ट्रायम्फ से याद रखे ट्रम्प, ट्रम्प कहाँ का, तो यूएसए का। टाइगर ट्रम्प कहाँ पर, तो यूएसए का होगा। सी ड्रैगन, इस साइड सी ड्रैगन 2025 जो है अभी, जो किससे किसके बीच हुआ था, तो ये भी बेसिकली यूएसए के साथ हुआ था। बेसिकली भारत और यूएसए के साथ हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पार्टिसिपेटेड एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2025। अब एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2025 में अभी कौन कौन सा पार्टिसिपेट किया था, तो भारत इसे पार्टिसिपेट किया था, इसमें जापान था, साउथ कोरिया था, ऑस्ट्रेलिया था, ये 4 कंट्री था। भारत, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया था। तो हुआ कहाँ था, तो यूएसए में। सिक्योरिटी बेल्ट एक्सरसाइज जो था ये बेसिकली किससे किसके बीच में हुआ था, तो इसमें भारत है नहीं, इसमें क्या है, भारत है नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा एक्सरसाइज आपसे पूछ देता है। जैसे बेसिकली रसिया, चाइना, ओमान है, रसिया, चाइना और कौन है, ओमान है। रिसेंटली 3 आर्म फोर्स ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज शौर्य वंदनम उत्सव इन बिहार। अब बिहार में कहा हुआ था, तो बेसिकली मोतिहारी में हुआ था। ये वीवीआई लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, कहा हुआ था, बेसिकली मोतिहारी में हुआ था। DRDO ऑफिशियली डेजिग्नेटेड अस्त्र MK3 एयर टू एयर मिसाइल टेक्नोलॉजी एज, उसको किस टाइप का टेक्नोलॉजी उसको डिक्लेयर किया गया, तो उसको किया गया गांडीव। अब आपसे क्वेश्चन 2-3 तरह का है, गांडीव जो पहले कौन बनाया है, तो उसको बनाया कौन है, DRDO बनाया है, गांडीव को कौन बनाया है, DRDO बनाया है। अब वो किस टाइप का, तो वो एयर टू एयर मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है। दोनों टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आयरन डोम किसका है, अब देखिए आयरन डोम है इजराइल का, बहुत न्यूज में आया था, आपको पता ही होना चाहिए कि किसका है, तो इजराइल का क्वेश्चन आएगा, इसको बीबीएल है। 59th ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला, तो बेसिकली मिला है विनोद कुमार शुक्ल को, ये है छत्तीसगढ़ से है, छत्तीसगढ़ से है। अब यही क्वेश्चन आपसे आ गया कि छत्तीसगढ़, विनोद कुमार शुक्ल है कहाँ से, ये है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से पहले हैं इनको विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नोवेल बाई विनोद कुमार शुक्ल। अब देखिए ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वैसे दीवार में खिड़की रहती है, बहुत अच्छी नोवेल है, आप अगर वक्त मिलेगा तो पढ़िएगा। गुनाहों के देवता इनका नहीं है। बाकी ये 3 है। अच्छा, गुनाहों के देवता किसका है, लड़का लोग को पता होगा जो थोड़ा बहुत पढ़ता है, गुनाहों के देवता बहुत ही फेमस है, गुनाहों के देवता बहुत ही फेमस है, मैंने पढ़ा है। और आप बताइए कमेंट करके कि किनका है, ठीक। कमेंट कीजिए कि किसका नॉवल लिखा, बहुत फेमस नॉवल है, मतलब गुनाहों के देवता एटलीस्ट पढ़ना चाहिए एक बार, पढ़ के हो सकता है डिप्रेशन में भी चले जाओ, या मतलब कुछ तो दिमाग खुलेगा थोड़ा, ठीक। बहुत अच्छी नॉवल है, एक बार ट्राई कीजिएगा जरूर, ठीक। विच, और ये भी दीवारों में एक खिड़की रहती है, दोनों दोनों नॉवल ट्राई कीजिएगा। मैंने अभी कुछ दिन पहले ये दीवारों में खिड़की पढ़ी थी, अराउंड मेंस के बाद मैंने पढ़ा था, 70th बीपीएससी मेंस देने के बाद मैंने ये नॉवल पढ़ी थी, दीवारों में खिड़की है। हु फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर वॉन यूनेस्को तवस अवार्ड, यूनेस्को का जो तवस अवार्ड है आईआईटी खड़गपुर से कौन जीता है, आपसे पूछा जा रहा है नाम, तो यह है प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती, सुमन चक्रवर्ती को मिला है ये अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच स्टेट हैज वॉन नेशनल अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन टीवी टेस्टिंग ड्यूरिंग 100 डे कैंपेन, मतलब 100 डे कैंपेन में किस स्टेट को नेशनल टीवी एक्सलेंस अवार्ड मिला है, तो ये बेसिकली कोई और नहीं, तेलंगाना, बिहार नहीं है अपना, ध्यान रखिएगा। विच इंडियन एयरपोर्ट वॉन द बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड इन एशिया पैसिफिक रीजन 2025, मतलब किस एयरपोर्ट को एशिया पैसिफिक में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला, तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल टर्मिनल जो एयरपोर्ट मुंबई में है उसको मिला है, छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट टर्मिनल जो मुंबई में है उसको मिला है। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन रामसर अवार्ड वेटलैंड वाइल्ड के लिए। अब रामसर अवार्ड किसे मिला है, तो ये जयश्री वेंकटसिंह को मिला, नाम देख लीजिए, जयश्री साहब याद रखिए खाली, सिर्फ जयश्री वेंकटसन, जयश्री। अब
शायद तमिल नेम है, देख लीजिएगा। लेकिन जयश्री तो याद रहेगा यहाँ आपको। रामसर अवार्ड किसे मिला है? तो जयश्री को मिला है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी was conferred with the बारबाडोस अवार्ड फॉर हिज लीडरशिप ड्यूरिंग। अब देखिए कोविड में पैंडेमिक आया था ना, तो उसके लिए बारबाडोस में उनको लीडरशिप अवार्ड दिया है। तो कौन दिया? तो बारबाडोस दिया है। आपको ये भी याद रखना है कौन सा कंट्री दिया है, तो बारबाडोस दिया है। अब किसके लिए दिया है? तो कोरोना के लिए दिया है, जब वैक्सीन मोदी जी पहुंचा रहे थे हर देश में, उसके लिए दिया है। हु वाज ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट यूके हाउस ऑफ कॉमन्स इन 2025, मतलब यूके हाउस ऑफ द उसमें कॉमन्स में किसको अवार्ड दिया गया, किस एक्टर को दिया गया? तो बेसिकली चिरंजीवी जो है उनको दिया गया। चिरंजीवी जो है उनको दिया गया। एबल प्राइज फॉर मैथमेटिक्स, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि एबल प्राइज किसके लिए मिलता है। ये बेसिकली मिलता है मैथमेटिक्स के लिए। इसको दिया किसे गया है? तो मसाकी काशिवारा को दिया गया है। ये बेसिकली जापानीज है, जापान से है। मसाकी काशिवारा को दिया गया है एबल प्राइज मैथमेटिक्स के लिए, ध्यान रखिएगा। प्रिट्जकर प्राइज जो है वो आर्किटेक्चर के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिट्जकर प्राइज जो है आर्किटेक्चर के लिए दिया जाता है। तो जो प्रिट्जकर प्राइज है वो किससे दिया गया है? ये दिया गया है ल्यू जियाकुन। ल्यू जियाकुन को दिया गया है। ल्यू जियाकुन, ली जियाकुन को दिया गया। हु वाज ऑनर विद डेनमार्क नाइट क्रॉस फॉर कंसुलर सर्विस, मतलब डेनमार्क का नाइट क्रॉस सर्विस किसे दिया गया है? आपसे दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है कि डेनमार्क का नाइट सर्विस किसे दिया गया है, या फिर आपसे उस टाइप से घुमा कर पूछ सकता है कि किसको कहाँ का दिया गया। तो बेसिकली विजय शंकर को दिया गया। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का थीम पूछा है आपसे कि उसका थीम क्या था? तो उसका थीम था वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग पीपुल इन प्लेनेट। ये इसका थीम था इस साल का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि द थीम ऑफ जन औषधि दिवस, जो 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है, तो उसका थीम क्या रखा गया? तो उसका थीम रखा गया था अफोर्डेबल क्वालिटी मेडिसिन फॉर हेल्थ हेल्थियर फ्यूचर। ये इसका थीम रखा गया था। और वुमेन्स डे 8 मार्च को मनाया था, तो वुमेन्स डे का थीम क्या रखा गया था? तो वुमेन्स डे का थीम रखा गया था फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। फॉर ऑल वुमेन्स एंड गर्ल्स राइट इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई लगाइए, वीवीआई लगाइए। नेशनल वैक्सीनेशन डे 2025 16 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज ह्यूमनली पॉसिबल। ये इसका थीम रखा गया था, इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज ह्यूमनली पॉसिबल। 16 मार्च को मनाया जाता है क्या? नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है 16 मार्च को। तो उसका थीम क्या रखा गया था? तो इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज ह्यूमनली पॉसिबल। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक। तो वर्ल्ड वाटर डे का थीम क्या था? 2025 का जो थीम था वो क्या था वर्ल्ड वाटर डे का? तो उसका थीम था ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, क्योंकि आपको पता है कि 2025 जो ईयर है उसको एज अ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन ईयर डिक्लेयर किया गया यूएन की तरफ। तो इसीलिए वर्ल्ड वाटर डे का थीम क्या रखा गया था? ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। वर्ल्ड टीवी डे 24 मार्च को मनाया जाता है। तो वर्ल्ड टीवी डे का थीम क्या रखा गया था? तो उसका थीम था यस वी कैन इन टीवी कमिट इन्वेस्ट डिलीवर। यस वी कैन इन टीवी कमिट इन्वेस्ट डिलीवर। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज एसोसिएटेड विद आर्किटेक्चर। अब तो हम लोग देखे थे पिक्चर अवार्ड जो है वो आर्किटेक्चर से है। हु आर द फॉलोइंग द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ 36, अब ये सब पता है विनोद कुमार शुक्ल, वो तो देख ही लिए थे ऊपर। द आसाम गवर्नमेंट है रिनेम द अपकमिंग इलेक्ट्रॉनिक सिटी जेरी रोड विच, अभी देखिए ये बेसिकली रतन टाटा जी का देहांत हुआ था, मृत्यु हुआ था, उसके तर्ज पे आसाम गवर्नमेंट वो करेगी। अस्टम्ड लाइव बिहाइंड एंड बियॉन्ड द 22 यार्ड्स, ये बेसिकली किसका है? तो ये बेसिकली सैयद किरमानी का है। सैयद किरमानी का ऑटोबायोग्राफी है। दिया सलाई किसका ऑटोग्राफी है? तो बेसिकली कैलाश सत्यार्थी का ऑटोग्राफी है। मैंने कैलाश सत्यार्थी से रिलेटेड एक आपसे क्वेश्चन पूछा था, आपको कमेंट में बताना कि मैंने कौन सा क्वेश्चन पूछा था, अगर आपको याद है तो। हेमकुंड साहिब हेमकुंड साहिब गोविंद घाट रोपवे, हेमकुंड साहिब गोविंद घाट रोपवे जो है वो बेसिकली कहाँ है? तो वो है रुद्रप्रयाग में, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट में रुद्रप्रयाग में। विच स्टेट गवर्नमेंट है लॉन्च प्रोजेक्ट हिफाजत। प्रोजेक्ट हिफाजत जो है बेसिकली कौन लॉन्च किया? तो वो पंजाब गवर्नमेंट लॉन्च की, किसके लिए? तो वुमेन सेफ्टी एंड डिग्निटी के लिए की है। नॉर्थ इंडिया का पहला निकला, अब ये देख ही लीजिए, गोरखपुर हरियाणा ऊपर ही देखे थे। इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर वाज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी, मतलब भारत का जो पहला वर्ल्ड पीस सेंटर है ना, वो किस सिटी में इनॉग्रेट किया गया है? तो बेसिकली किया गया है गुरुग्राम में। कहाँ किया गया है? तो बेसिकली किया गया है गुरुग्राम में। अब गुरुग्राम है कहाँ? तो हरियाणा में। ये ध्यान रखें, न्यू दिल्ली नहीं मारना है। पीएम युवा 3.0, पीएम युवा 3.0 किस चीज़ के लिए थे? यूथ यंग ऑथर बिलो 30 ईयर्स के को ट्रेन करने के लिए है पीएम युवा। अब जब यंग ऑथर को ट्रेन करने के लिए होगा, तो बेसिकली ये कौन सा मिनिस्ट्री इसको लॉन्च करेगा? तो आप ऐसे समझिए, अगर इसमें ऑथर को ट्रेन करे तो किसके लिए होगा? कि बेसिकली होगा एजुकेशन के लिए होगा।
आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि न्यू पम्बम रेल ब्रिज जो है अभी मोदी जी इसको इनॉग्रेट किए थे अप्रैल में 2025 में। तो बेसिकली वो रामनाथपुरम को किस आइलैंड से कनेक्ट करेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको रामेश्वरम आइलैंड से कनेक्ट करेगा, इसको पहले पीवीआई लगाइए सबसे पहले, इसको सबसे पहले वीवीआई लगाइए। तो बेसिकली वो रामेश्वरम आइलैंड से कनेक्ट करेगा, तमिलनाडु में है ये। इसको वीवीआई लगाइए, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे हो सकता है कि क्वेश्चन देखने को मिल जाए आपसे आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पक्का पूछेगा इस टाइप का क्वेश्चन। गोपिका गोविंद हु बिकम द फर्स्ट ट्राइबल वुमेन एयर होस्टेस फ्रॉम केरला बिलोंग टू विच स्टेट? अब देखिए ये क्वेश्चन केरला से, अब देखिए क्वेश्चन किस टाइप से है कि अब देखिए कुछ क्वेश्चन हम लोग कॉमेडी के लिए भी डालते हैं। आपको पता होगा कि पटना साहिब कहाँ है, सिचुएटेड है। ये पूछा गया था 70th बीपीएससी में, पटना साहिब कहाँ सिचुएटेड है। उसी तरीके से गोपिका जो है वो है ट्राइबल वुमेन, कहाँ से है, केरला से है। तो किस स्टेट से बिलोंग करती है? तो बेसिकली केरला से बिलोंग करती है। विच आर द फॉलोइंग साइट वाज नॉट इंक्लूडेड इन द इंडियन टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट? मतलब कौन से साइट को इंक्लूड नहीं किया गया है? तो बेसिकली कोणार्क सन टेम्पल को नहीं इंक्लूड किया, बाकी सब है। केरला बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू एस्टैब्लिश सीनियर सिटीजन कमीशन 2025। अब एक्ट पूछा था कि एक्ट नहीं पूछेगा, उतना डिटेल में तो कभी नहीं जाएगा, लेकिन हाँ ये आपसे जो प्रश्न पूछेगा कि फर्स्ट इंडियन स्टेट टू एस्टैब्लिश सीनियर सिटीजन कमीशन, मतलब पहला स्टेट कौन बना है जो सीनियर सिटीजन कमीशन, सॉरी कौन बना है जो सीनियर सिटीजन कमीशन एस्टैब्लिश करेगा? तो बेसिकली केरला करेगा। आपसे एक्ट तो कभी नहीं पूछेगा, लेकिन आप मान के चलिए कि केरला सीनियर सिटीजनशिप एक्ट बिल देख लीजिए 2025, लेकिन एक्ट कभी नहीं पूछेगा आपसे। द फर्स्ट टेम्पल डेडिकेटेड टू छत्रपति शिवाजी महाराज इन महाराष्ट्र वाज इनॉग्रेटेड इन विच? मतलब कहाँ वो जो पहला टेम्पल है वो कहाँ किया गया? तो बेसिकली किया गया कहाँ? थाने में। और उसका जगह का नाम अगर एग्जैक्ट देखें तो भिवंडी, भिवंडी। जाजिर बाचुली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कहाँ है? वो बेसिकली है पंजाब में। तो उसको क्या नोटिफाई किया गया है? उसको बेसिकली लियोपार्ड सफारी नोटिफाई किया गया। इंडिया फर्स्ट ऑफशोर एयरपोर्ट टू बी बिल्ड ऑन द आर्टिफिशियल आइलैंड नियर विच पोर्ट? मतलब भारत का जो पहला आर्टिफिशियल एयरपोर्ट बनेगा ना, वो किस आइलैंड पे बनेगा? तो बेसिकली बदावन पोर्ट पे बनेगा। व्हाई बिग डिस्ट? अब द गवर्नमेंट जो है ना, ये इसको पहले सबसे पहले वीवीआई लगाइए। देखिए मैंने इसलिए वीवीआई लगाने बोलता हूँ ना कि ये सब पे आपको बहुत मतलब ये सब क्वेश्चंस बहुत प्रोबेबिलिटी एग्जाम में आएगा। तो बेसिकली 26 मार्च 2025 26 तक इसको नक्सलिज्म को भारत सरकार खत्म करने का बात की है। तो 31 मार्च 2026 तक का टारगेट दिया गया है कि नक्सलिज्म को खत्म कर दिया जाएगा। वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस 2025 ये कहाँ हुआ था? इस टाइप का क्वेश्चन बीपीएससी हमेशा पूछता है। आप मान के चलिए कि इस टाइप का क्वेश्चन ही बीपीएससी पूछेगा। बेसिकली कहाँ? वार्सो में। इसको वीवीआई लगाइए। नियोकुम योलो फेस्टिवल ये किस इंडियन स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? बेसिकली किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। सिग्मो एक स्प्रिंग फेस्टिवल है, वो किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? तो बेसिकली गोवा में किया जाता है, गोवा में। बिहार में एक जगह ऐसी स्टेट बना है, तो वो कहाँ बन रहा है? बेसिकली कुमारबाग, वेस्ट चंपारण और नवानगर। ये विच स्टेट बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इम्प्लीमेंट ई ग्राम कचहरी पोर्टल? मतलब ई ग्राम कचहरी पोर्टल करने वाला कौन सा स्टेट बना है? अपना बिहार ही है, अपना जो बिहार है वही बना है। द फर्स्ट सेंसस ऑफ गौर इंडियन बेसन वाज कंडक्टेड इन विच टाइगर रिजर्व? बेसिकली ये जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है ना, वेस्ट चंपारण में वहीं किया गया था। कोसी बेसिन लिंक प्रोजेक्ट जो बिहार में है, उसको टारगेट कब तक रखा गया कंप्लीट करने का? तो रखा गया है 2029 तक। टारगेट है कि हम लोग खत्म कर लेंगे। द बुक एल्गोरिदम ऑफ फेयर रिटन बाय चाइल्ड आदर्श भारद्वाज, ठीक, ये आदर्श भारद्वाज की किताब है, एल्गोरिदम ऑफ फेयर लिखा गया था। हैड बीन सेलेक्टेड इन द टॉप 100 ऑफ विच इंटरनेट, मतलब इनसे क्वेश्चन आपको सीधा सीधा ये पूछा जा रहा है कि आदर्श भारद्वाज को एल्गोरिदम ऑफ फेयर के लिए मतलब कि कौन सा अवार्ड मिला है? आपसे सिंपल 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 सा क्वेश्चन ये है। तो उसको बेसिकली इंटरनेशनल ऑथर एक्सीलेंस अवार्ड मिला था, ठीक, ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल ऑथर एक्सीलेंस, इसको वीवीआई लगाई। ये बहुत हाई प्रायोरिटी क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि या तो किताब का नाम आपसे पूछ दे या फिर आपका वो पूछ दे कि किसको मिला है, ठीक। तो हम लोग क्वेश्चन इससे डाल दिए ऐसा कि आप क्वेश्चन भी पढ़ पढ़ के आपको याद हो जाएगा, ठीक। कि बेसिकली किसके लिए मिला था इंटरनेशनल ऑथर अवार्ड? एल्गोरिथम ऑफ फेयर के लिए मिला था किसे? तो ये आदर्श भारद्वाज को मिला था। ये शायद मधुबनी से थे, ये मधुबनी से थे। आप एक बार इसको कंफर्म कर लीजिएगा। एग्जैक्ट मुझे डिस्ट्रिक्ट तो अभी याद नहीं आ रहा, बट जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ ये शायद मधुबनी से थे। एक बार आप डिस्ट्रिक्ट देख लीजिएगा, ठीक। देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कितना 300 क्वेश्चन प्लस तो कंप्लीट हो गया आपका। 300 क्वेश्चन प्लस 1 गो में मैंने कंप्लीट किया ये लेक्चर, तो वो हो गया। अब देखिए फिर से एक से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये मत बोलिए कि मतलब कि नहीं नहीं 120 क्वेश्चन है। आप पूरा पीडीएफ देखिए, 100 पेज का पीडीएफ है, 100 पेज का पीडीएफ है। तो 100 पेज का पीडीएफ में 110 क्वेश्चन थोड़ी होगा। एक पेज में 4-4 5-5 क्वेश्चन भी रहता है। तो उस हिसाब से आप देखिएगा तो आराम से 500 क्वेश्चन 400 क्वेश्चन तो ईजिली ऐसे ही हो जाएगा, ठीक।
तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अंडर आर्टिकल 335 प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट मस्ट सीज टू ऑपरेट अनलेस अप्रूव्ड बाय बोथ हाउस। मतलब अगर अप्रूव नहीं होता है तो कब तक, मतलब उसको सीज टू ऑपरेट, तो मतलब इसका सीधा सा कहने का मतलब है कि प्रेसिडेंट रूल अगर स्टेट में लगता है तो कितने दिन में अप्रूव हो जाना चाहिए। बेसिकली ये 2 मंथ में अप्रूव हो जाना चाहिए। नेशनल इमरजेंसी जो है आर्टिकल 352 के जो तहत है वो 1 मंथ में हो जाना चाहिए। ये 356 है। प्रेसिडेंट रूल जो है 356 है, ये बेसिकली 2 मंथ में हो जाना चाहिए। और जो इमरजेंसी है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वो भी मैं यहाँ बता देता हूँ। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो बेसिकली 2 मंथ में होना चाहिए। तो ये तीनों ध्यान रखिएगा, 1 मंथ नेशनल इमरजेंसी, बाकी 2 मंथ। अब मैक्सिमम कंटिन्यूअस ड्यूरेशन फॉर प्रेसिडेंट रूल कैन बी रिमेन इन फोर्स इन द स्टेट विथ रिक्वायर्ड अप्रूवल। तो ये बेसिकली 3 साल तक रह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्टली फॉलो द प्रोक्लेमेशन प्रेसिडेंट। तो मतलब कौन सा करेक्ट नहीं है प्रेसिडेंट के प्रोक्लेमेशन को लेकर के। तो स्टेट लेजिस्लेटिव पावर वेस्ट इन पार्लियामेंट, सही है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसमिस, सही है। प्रेसिडेंट कैन रिवोक प्रोक्लेमेशन लेटर, सही है। गवर्नेंस एज्यूम पावर टू लेजिस्लेट ऑर्डिनेंस। देखिए अब यहाँ पे एक बात समझिए, सॉरी, ऑर्डिनेंस पावर जो होता है ना, वो तब यूज किया जाता है आइदर प्रेसिडेंट और गवर्नर को जब बोथ हाउस जो होता है ना वो सेशन में नहीं होता है। बोथ हाउस जो है वो सेशन में नहीं होता है। तो आप देखिए यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे तो सीधा हाउस को डिसमिस कर दिया गया है, मतलब हाउस है ही नहीं। तो अब यहाँ पे स्टेट का हाउस वाला काम कौन कर रहा है, पार्लियामेंट कर रहा है। तो पार्लियामेंट तो है सेशन में, तो क्या होगा कि ऑर्डिनेंस नहीं लगेगा। इसलिए ऑर्डिनेंस तब लगता है जब हाउस सेशन में नहीं है। लेकिन यहाँ मतलब हाउस सेशन नहीं है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाउस का परसेंट मैथोलॉजिकली देखिए, हम लोग पॉलिटी का मैराथन प्लान कर रहे हैं एकदम बेस्ट तरीके से। और पॉलिटी मैं पढ़ाऊंगा, आप पॉलिटी जब पढ़िएगा तो आपको कहीं पेन छूना नहीं पड़ेगा, पेन कॉपी उठाना नहीं पड़ेगा, पूरा पॉलिटी आपको वन गो में याद करवा देंगे। हाँ, आर्टिकल वार्टिकल के थोड़ा बहुत तो रटना ही पड़ेगा आपको, मतलब लेकिन एक लॉजिक के बेसिस पे। जैसे अब ऑर्डिनेंस वाला आप ये रटिएगा, लेकिन आपको लॉजिकली हम समझा दिए कि जब लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं रहता है तब ऐसा लगता है, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे स्टेट। लेकिन यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव को डिसमिस कर दिया गया है। इसका मतलब ये होगा स्टेट लेजिस्लेटिव है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, तब ऑर्डिनेंस लाता है कि चलो रिसेस पीरियड जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग रिसेस पीरियड बोलते हैं। लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को ही खत्म कर दिया गया है। मतलब अब नया इलेक्शन होगा, नया चुनाव होगा तो उसमें ऑर्डिनेंस तो लाएगा नहीं। तो उसमें क्या है कि उसमें पार्लियामेंट एज अ काम करता है, इसलिए। हु हैज सॉल्व दिल्ली का चीफ मिनिस्टर कौन बनी थी, बेसिकली रेखा गुप्ता बनी है। दिल्ली में बीजेपी कितना सीट जीता, तो बेसिकली जीता था 48 सीट। अब इसमें ऑप्शन में 44 है यहाँ पे। हाँ, इसको तो पीडीएफ में भी गलती हो गया था, हम लोग से इसको करेक्ट कर लीजिएगा। पीडीएफ में भी बेसिकली 48 सीट बीजेपी जीती थी और 22 सीट जो है ना वो आप जीती थी। आप जो है वो 22 सीट जीती थी और बीजेपी जो है 48 सीट जीती थी। अब बीजेपी कितना वोट लेकर के आया था ये सब तो नहीं पूछेगा, 45.56 लेके आया था, लेकिन नहीं पूछेगा। इंडिया चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंथा नागेश्वरम टर्म्स अब देखिए ऐसा नहीं पूछेगा ऐसा क्वेश्चन, लेकिन ठीक है 31 मार्च 2023 तक आपसे बस यही पूछा कि इंडिया का नहीं इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है, तो वी अनंथा है। बाकी डेट वेट तो नहीं पूछेगा। अगर इतना डेट पूछा तो कटअप चला जाएगा 50-60 नंबर। हाँ, 26 इलेक्शन कमीशन कौन बने, तो ये तो आप सबको पता है, ज्ञानेश कुमार, दिल्ली न्यूज में रह ही रहे हैं। तो बिमस्टेक यूथ समिट जो है फर्स्ट ईयर होस्टेड और वेयर और कहाँ हुआ था, मतलब कौन सा मिनिस्ट्री उसको होस्ट किया था, कहाँ हुआ था। ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर होस्ट किया था, कहाँ, तो गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ है, यह है गुजरात में। थर्ड एआई एक्शन समिट जो है ये कहाँ चेयर हुआ था, बेसिकली फ्रांस में हुआ था। सॉरी, फ्रांस में हुआ था। मोदी जी, सॉरी पता नहीं क्या हो गया, हाँ, मोदी जी और इमैनुअल मैक्रोन। देख लीजिए मोदी जी इमैनुअल मैक्रोन कहाँ पे आया था, थर्ड ऑप्शन में है। फ्रांस में हुआ था, इंडिया चेयर किया था। पेरिस में हुआ था, फ्रांस, देख लिए। कॉन्स्टेंटाइन टोशोलो हैज बिकम इलेक्टेड एज, अब ये बेसिकली बने हैं प्रेसिडेंट, बने हैं कहाँ के बने हैं, तो ग्रीस के बने हैं। इमेजिन अ वुमन इमेजिन अ वुमन विद अ सॉरी इमेजिन अ वर्ल्ड विद अ मोर वुमेन इन साइंस। मतलब महिलाओं का साइंस में भागीदारी बढ़ाने के लिए एक रिपोर्ट कैंपेन लॉन्च किया गया है। तो बेसिकली कौन लॉन्च किया, तो वो किया है यूनेस्को। यूनेस्को लॉन्च किया है कैंपेन कि जो वुमेन है उसकी भागीदारी बढ़ाई जाए साइंस में, उसके लिए कौन लॉन्च किया, यूनेस्को किया है। भारत अपना सेकेंड डिप्लोमेटिक कॉन्सुलेट खोलेगा फ्रांस में, वो कहाँ खोलेगा, तो बेसिकली खोलेगा मर्सलीज में खोलेगा। ठीक, भारत जो है अपना सेकेंड डिप्लोमेटिक खोलेगा तो वो कहाँ खोलेगा, तो बेसिकली खोलेगा मर्सलीज में। सेकेंड डिप्लोमेटिक कहाँ खोलेगा, तो बेसिकली खोलेगा मर्सलीज में। अब देखिए इसको भी वे लगाइए, क्वेश्चन यहाँ से बहुत हाई प्रायोरिटी आपसे पूछ देगा मर्सलीज। इंडिया एंड अर्जेंटीना साइन एन एग्रीमेंट फोकस्ड ऑन, भारत और अर्जेंटीना भी साइन किया है तो फोकस ऑन, तो लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, मतलब लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन के लिए वो
चीज़ साइन किया गया है। इंडिया यूएस जो ट्रस्ट इनिशिएटिव बेसिकली किसके लिए? तो बेसिकली स्ट्रेटेजिक एंड क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। वर्ल्ड एआई सम जो वर्ल्ड गवर्नेंस समिट हुआ था, अब देखिए क्या है ना कि अब आपसे डेट तो नहीं पूछेगा, बहुत कम प्रोबेबिलिटी डेट पूछेगा, लेकिन इस टाइप से कभी-कभी क्या है ना कि डेट बीपीएससी पूछता है, फेमस है। तो इसलिए हम लोग डेट डाल देते हैं कि चलो ठीक है, मतलब आपको एक लमसम याद रहेगा थोड़ा बहुत, तो आपको एक आइडिया बन जाएगा। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है ना कि आपसे थीम पूछेगा, ठीक? तो इसका थीम क्या था? शेपिंग फ्यूचर गवर्नेंस। शेपिंग फ्यूचर गवर्नेंस जो था इसका थीम था, और डेट था 11 फरवरी से 13 फरवरी, ये इसका डेट था, लेकिन पूछेगा नहीं। अब रिवाइज एस्टीमेट क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट टर्नओवर, अब देखिए अब इसमें क्या है ना कि अब इसका जो ये क्वेश्चंस है, अब इसको हम लोग पहले एक समझ लेते हैं कि तीनों का समझते हैं, ठीक? एमएसएमई जो है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम है, तीनों का हम लोग समझ लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर कितना रखा गया। हम लोग इन्वेस्टमेंट को आई बताते हैं यहाँ पे, ठीक? इन्वेस्टमेंट को आई, और टर्नओवर को हम लोग यहाँ पे टी लिखते हैं, ठीक? ये ध्यान रखिएगा हम। और इधर हम लोग लेते हैं इस तरह से, तीनों का एक बार समझ लेते हैं, एक बार समझ लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे लेते हैं किसको? माइक्रो। अब यहाँ पे हम लोग लेते हैं स्मॉल। मैं ट्रिक से समझा दूंगा, ये बहुत वीवीआई लगाइए इसको पहले, तभी मैं इतना समझा रहा हूँ, वीवीआई लगाइए इसको, स्मॉल और मीडियम। अब ऐसे समझिए कि इन्वेस्टमेंट में कितना रह रहा है, इसको मैं फॉन्ट, इसको कलर में चेंज करता हूँ, ठीक? इन्वेस्टमेंट में कितना है? तो 2.5 करोड़ है, ये सब करोड़ में है, ठीक? ध्यान रखिए तो इसको सीआर में रखिए, जो सारा है ना वो करोड़ में है, सीआर में है, ठीक? तो 2.5 है। और स्मॉल में कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए? तो 25 करोड़ होना चाहिए। और मीडियम में कितना होना चाहिए? तो 125 होना चाहिए, ठीक? मतलब एक कंपनी को माइक्रो बनने के लिए, मान लीजिए कोई एक कंपनी आप खोल रहे, तो आपका कंपनी माइक्रो कब कहलाएगा? जब आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो 2.5 करोड़ होगा, और टर्नओवर जो उसका है वो होना चाहिए कितना? 10 करोड़। अगर स्मॉल तब कहलाएगा जब उसका टर्नओवर कितना हो जाएगा? 100 करोड़। और मीडियम तब कहलाएगा जब उसका टर्नओवर हो जाएगा 500 करोड़, ठीक? अब आप ऐसे समझिए, एमएसएमई 2.5, 25, 125, मतलब देखिए तीनों में 25 है, तीनों में 25 है ना? ये भी 25 है, यहाँ पे 2.5 है, ये 25 है, ये 25 है, तीनों में 25 है। उसी तरीके से देखिए टर्नओवर देखिए तो क्या है, 10, 100, 500, मतलब 10 उस मल्टीपल में बढ़ रहा है, 10, 100, 500। तो इस तरीके से आपको ये याद, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई जितना आप इसको वीवीआई लगा सकते हैं लगाइए, बहुत मतलब हाईली इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में आपको, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपसे आएगा ही आएगा, मान के चलिए कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा ही जाएगा। इसलिए मैंने ये आपको पूरा चार्ट समझा दिया, एक और चार्ट आप खुद से बना लीजिएगा तो आपका वो जो क्लियरिटी है वो बढ़िया हो जाएगा। एग्रो क्लाइमेटिक जोन मखाना के लिए सॉरी, एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन मखाना के लिए कितना चाहिए? मतलब रेनफॉल आपसे सीधा-सीधा पूछे कितना होना चाहिए? तो बेसिकली देखिए मखाना जो होता है ना पानी में होता है। पानी जहाँ रहता है ना पानी में होता है। ये 100 से 250 सेंटीमीटर होता है। आपको पता है कि मखाना जो बिहार में 90% मखाना जो प्रोडक्शन होता है बिहार में, हम लोग करते हैं, बिहार करता है। द फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रपोज्ड इंक्रीजिंग एफडीआई लिमिट। एफडीआई जो लिमिट है उसको प्रपोज किया गया इंश्योरेंस सेक्टर में, तो वो बेसिकली बढ़ा कर के क्या कर दिया गया ना, 74 से कितना कर दिया गया, तो 100 कर दिया गया है। मतलब 74% पहले था, तो उसको बढ़ा के कितना परसेंट कर दिया गया है? तो बेसिकली कितना कर दिया गया? तो कर दिया गया है 100%, मतलब इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई अलाउ कर दिया गया। स्वारिंग सुपर ऐप, हैव यू इंट्रोड्यूस स्वार है, तो सिंपल सा बात है, मिनिस्ट्री ऑफ रेल का ही होगा। अब वो वन रेल ऐप है इसलिए उसको ये किया है। आरबीआई का जो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक है ना 2025, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आपको डेट पूछेगा, आपको डेट एकदम याद रखना है, मतलब एकदम एग्जैक्ट आपको डेट याद रखना है, इसमें ही डेट आपसे पूछेगा, बाकी जगह डेट नहीं पूछेगा, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछेगा। तो इसका डेट क्या है? इसका 24 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक इसका था, और इसका थीम क्या था ना? फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी, वुमेन प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंशियल लिटरेसी, वुमेन प्रॉस्पेरिटी। द आरबीआई का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो है ना वो रिलीज, अब देखिए अब इस टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछा है, क्वार्टरली होता है, क्वार्टरली होता है, लेकिन आपको याद रखना है कि आरबीआई निकालता है क्या डिजिटल, ये नहीं पूछा कुछ ज़्यादा, मतलब कभी कभी दो चार क्वेश्चन जानबूझ के डाला जाता है ऐसा कि थोड़ा सा दिमाग खराब करे, लेकिन ये बेसिकली मैं ये क्वेश्चन मैंने टेस्ट से उठा लिया था जानबूझ के इसलिए। द क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, अब क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो है वो कौन निकालता है? वो जर्मन वॉच निकालता है। अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 1993 टू 2023, भारत का जो रैंक है वो आपसे पूछा, तो भारत का रैंक कितना है? 6th रैंक था। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है? तो इसमें 96 रैंक है भारत का। और लिस्ट करप्ट कंट्री, मतलब सबसे कम करप्ट कंट्री कौन है? तो बेसिकली है डेनमार्क। यही आपसे पूछा है ना यहाँ पे, डेनमार्क। अच्छा, इसको निकालता कौन है? तो इसको निकालता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ट्रांसपेरेंसी
इंटरनेशनल इसको निकालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखते हैं, गुजरात नोटिफाइड द इनलैंड मैंग्रोव गुनी। इनलैंड मैंग्रोव गुनी जो है उसको, सॉरी गुनेरी जो है, उसको क्या रिकॉग्नाइज किया गया है, उसको इंक्लूड करने का बात किया गया, नोटिफाई किया गया, तो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट उसको किया गया। इंडियाज फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर, भारत का पहला फर्स्ट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ है, तो वो बेसिकली रेवा मध्य प्रदेश में खोला जाएगा। असम 8 नेशनल पार्क नोटिफाइड है, चिरांग रिपू एलिफेंट टाइगर रिजर्व, बेसिकली वो कहाँ किया गया है, तो बेसिकली किया गया है सिखाना ज्वालो नेशनल पार्क में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितना है, अगर हम लोग देखें 2025 के लिए, तो बेसिकली 100 गीगावाट है, 100 गीगावाट है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन मार्केट जो प्रकृति है, वो बेसिकली कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था, इंटरनेशनल मार्केट जो वो है प्रकृति, वो बेसिकली कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था, तो वो हुआ था न्यू दिल्ली में। कहाँ हुआ था, तो हुआ था न्यू दिल्ली में। माउंट तारानाकी जो न्यूजीलैंड में है, अब उसको अभी हाल फिलहाल में क्या किया गया, तो लीगल पर्सन हुड दिया गया। अब तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस देश का, अब मान यहाँ पे जानते हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पहले तो उसको बीवीआई लग रही है, दूसरा है कि आपसे देश पूछ देगा कौन सा देश का जो माउंट तारानाकी है उसको रिकॉग्नाइज किया गया है लीगल पर्सन, तो न्यूजीलैंड को रिकॉग्नाइज किया गया है। कली फंड जो है उसको भी रिसेंटली लॉन्च किया गया, तो बायोडाइवर्सिटी फाइनेंसिंग के लिए किया गया है। कली फंड किसी लिए किया गया, बायोडाइवर्सिटी फाइनेंसिंग के लिए किया गया है। इंडिया का फर्स्ट जू बायो बैंक कहाँ खोला जाएगा, भारत का पहला जो जू बैंक कहाँ खोला जाएगा, तो बेसिकली दार्जिलिंग में खोला जाएगा। इंडिया एनर्जी वीक, भारत का एनर्जी वीक जो है वो कहाँ हुआ था, मतलब किस जगह पे बनाया गया था, तो यशोभूमि द्वारका में बनाया गया था, ध्यान रखिएगा, यशोभूमि द्वारका में बनाया गया था। भारत का न्यूक्लियर एनर्जी मिशन जो है टारगेट कितना अचीव किया रखा गया है, तो हम लोग 100 गीगावाट का टारगेट रखा गया है 2047 तक अचीव करने का। कितना टारगेट रखा गया है, तो 100 गीगावाट 2025 तक, सॉरी 2047 तक रखा गया है कि हम लोग 100 गीगावाट अचीव कर लेंगे, 100 गीगावाट बाई 2047। ये याद रखिएगा, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, लगाइए वीवीआई इसको भी, ईयर भी 2047 भी, और कितना वो भी। अभी करेंट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितना है, तो वो बेसिकली 8180 है। कितना है, तो 8180 मेगावाट है। हाउ मनी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर डज प्लान टू बिल्ड बाई 2033, ठीक है, 2033 तक कितना बनाने का बात किया गया, तो बेसिकली किया गया है 5। इसको पहले वीवीआई लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ रहा है कि कितना स्मॉल, एक क्यों क्यों वीवीआई लगाना है, क्योंकि एक जो है ना बिहार में भी खोला जाएगा, अभी जगह नहीं डिसाइड किया गया, लेकिन एक जो है बिहार में खोला जाएगा, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, कि कितना टोटल किया जाएगा, तो 5। पंच मिशन जो है वो किसके लिए लॉन्च किया गया है, बेसिकली ये किया गया है सन का कोरोना के लिए। अब बेसिकली जो लॉन्च कौन किया, तो स्पेसएक्स किया है, नासा किया है, ठीक। जो सुनीता विलियम्स है, अभी हाल फिलहाल में स्पेस वॉकिंग का रिकॉर्ड बनाई है, तो बेसिकली वो कितना टाइम, आपसे पूछा कि टाइम कितना रही है, तो 62 घंटा 6 मिनट, 62 आवर्स, 62 आवर्स एंड 6 मिनट्स। आपको एग्जैक्ट आपको डेटा याद रखना है, ये टाइम आपको एग्जैक्ट याद रखना है। अब ये तो पता ही है, पायलट तो एक्सफॉर्मेशन इसमें डिस्कस कहीं करना। इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस ऑटोमेटिक बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट सर जनम बाज इनॉग्रेटेड है। अब ये कहाँ इनॉग्रेट हुआ, बेसिकली ये हुआ एम्स दिल्ली में। भारत कैंसर जीनोम एटलस, भारत कैंसर जीनोम एटलस जो है वो बेसिकली उस किसके द्वारा लॉन्च किया गया, भारत जीनोम एटलस जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये बेसिकली किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखते हैं कि अमेजन अनवील्ड फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग चिप। अमेजन जो है वो फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग चिप, और उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है ऑकुलेट। ऑकुलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई लगाइए, इसको यहाँ पे वीवीआई लगाइए। जो मैं वीवीआई लगाने बोल रहा हूँ उसको आप भी वीवीआई लगाते चलिए, और उसको एकदम मतलब समझिए कि उसको रिस्क नहीं लेना है। इंडिया जापान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो क्या है, माउंट फूजी में हुआ था, धर्म गार्जियन इसका नाम है, इसको पीवाईक्यू, तो आप बताइए कि पीवाईक्यू में पूछा गया था, और आपसे यही पूछा गया था कि कहाँ हुआ था, इसलिए धर्म गार्जियन कहाँ हुआ था, ये हुआ था माउंट फूजी, जो कि जापान में है, वोल्केनिक माउंटेन है। इंडिया इजिप्ट का जो साइक्लोन हुआ था ना, साइक्लोन मतलब साइक्लोन हुआ नहीं था, साइक्लोन एक एक्सरसाइज है, वो भारत और इजिप्ट के बीच में हुआ था, तो बेसिकली कहाँ हुआ था, तो ये राजस्थान में हुआ था। 13 एडिशन ऑफ इरिन, सॉरी इक्कोवेरिन, भारत और किसके बीच में होता है, तो ये बेसिकली भारत और मालदीव्स के बीच का एक्सरसाइज है, इक्कोवेरिन भारत और मालदीव्स के बीच का एक्सरसाइज है ये। और ये हुआ कहाँ था, तो ये हुआ भी था मालदीव्स में ही, सॉरी, ये हुआ भी कहाँ था, तो ये हुआ भी था मालदीव्स में ही। एक्सरसाइज कोमोडो, एक्सरसाइज कोमोडो जो है ये बेसिकली मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है, ये इंडोनेशिया बाली में हुआ था। द इंडियन एयरफोर्स
और इंडियन आर्मी दोनों मिलकर के क्या है विंग्ड रडार कंडक्ट किया था, तो कहाँ किया था? बेसिकली ईस्टर्न थिएटर में किया था, ईस्टर्न थिएटर में किया था। द फर्स्ट काइंड ऑफ नेवल एंटीशिप मिसाइल NASM-SR टेस्टेड, ये बेसिकली कहाँ टेस्ट किया गया था? तो ये बेसिकली किया गया था चांदीपुर, उड़ीसा में। विच सिटी होस्टेड एरोस्पेस इंडिया 2025 एग्जीबिशन ऑफ एशियाज बिगेस्ट एरोस्पेस एंड डिफेंस एग्जीबिशन? तो ये बेसिकली हुआ था बेंगलुरु में। कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बेंगलुरु में। अभी हाल फिलहाल में एंसेंट स्टिच शिप लॉन्च किया गया गोवा में टू ट्रेन। अब बेसिकली ये जो एंसेंट जो रूट्स होता था ना, उसको रिट्रेस करने के लिए किया गया है। जो इंडियन ओशन में एंसेंट जो रूट था उसको रिट्रेस करने के लिए किया गया है। अस्ट्रिच शिप इसका नाम है, ठीक। एल्बम ऑफ द ईयर जो 67, सॉरी, एल्बम ऑफ द ईयर है जो 67th ग्रैमी अवार्ड कौन जीता है? तो बेसिकली बियॉन्ड जीता है काउबॉय कार्टर के लिए, काउबॉय कार्टर के लिए जीता है, ध्यान रखिए। सॉन्ग ऑफ द ईयर ग्रैमी अवार्ड दो, देखिए ये तो मान लीजिए वो तो उनका जो क्या एल्बम है उसके लिए जीता है। लेकिन अगर हम लोग ये देखें कि किस सॉन्ग को मिला है, अगर हम लोग सॉन्ग के पर्सपेक्टिव में देखें, तो आपको दोनों याद रखना है। एक तो प्लेलिस्ट, सॉरी प्लेलिस्ट में कह रहा हूँ, एल्बम भी याद रखना है। ज़्यादातर चांस एल्बम में ही पूछता है, लेकिन दोनों याद रखना है। इसमें क्या है? नॉट लाइक अस, केंड्रिक लैमार का है ये। नॉट लाइक अस, केंड्रिक लैमार का है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जो बनु मुश्ताक को मिला है, वो बेसिकली किसके लिए मिला है? तो बेसिकली मिला है हर्ट लैम के लिए। कन्नड़ राइटर है, कन्नड़ में लिखा गया है। अब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो बेसिकली कौन की है? तो दीपा की है। दीपा जो है वो हर्ट लैम का इंग्लिश ट्रांसलेशन की है। दोनों इंपॉर्टेंट, दोनों याद रखना है। इंडियन कंजर्वेशनिस्ट नेम वुमेन ऑफ द ईयर बाय टाइम मैगज़ीन, तो किसको वुमेन ऑफ द ईयर टाइम मैगज़ीन किया गया? तो पूर्णिमा देवी को किया गया है। पूर्णिमा देवी को वुमेन ऑफ द ईयर बाय टाइम मैगज़ीन घोषित किया गया, क्यों? तो कंजर्वेशन के लिए। नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को क्या कौन सा अवार्ड मिला था? इसको स्कॉच अवार्ड मिला है, इसको ध्यान रखिएगा। सुनील भारती मित्तल रिसीव्ड द इनको अवार्ड मिला है, सुनील भारती मित्तल जो इनको इंसिग्निया इसको बोलते हैं, इनको एक अवार्ड मिला था। कौन सा अवार्ड मिला था इनको? मिला है नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सेलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ये अवार्ड इनको मिला है। वर्ल्ड वेटलैंड डे का थीम क्या था? अब देखिए वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? बेसिकली मनाया जाता है 2 फरवरी को। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया था। तो इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, इसका थीम था प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। कब मनाया था? 2 फरवरी को। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेटलैंड से क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है। नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। टू मार्क द डिस्कवरी ऑफ, बेसिकली रमन इफेक्ट के लिए मनाया जाता है, जो सीवी रमन थे। अच्छा, रमन इफेक्ट होता क्या है ये आप बताइए कमेंट में, क्योंकि स्टैटिक में साइंस में क्या पता पूछ ही दे। ठीक, चलिए। द अली अल लिगान फेस्टिवल, ये बेसिकली ट्राइबल फेस्टिवल है। तो ये कौन सा ट्राइब इसको मनाती है? तो ये बेसिकली मिसिंग ट्राइब जो है ना असम की, वो मनाती है। फोर्ट विलियम जो है ईस्टर्न हेडक्वार्टर था, उसका नाम बदल दिया गया, मतलब फोर्ट विलियम का नाम जो है वो चेंज कर दिया गया है। अब फोर्ट विलियम तो आपको पता ही है कब बना था, वो बना था 1799 में, ठीक। तो वेलेस्ली के टाइम पे वेलेस्ली था। तो इसको कौन सा द्वारा इसको नाम चेंज करके किया गया, मतलब फोर्ट विलियम को क्या नाम बदल के किया गया? इसका नाम कर दिया गया विजय दुर्ग, विजय दुर्ग। देखिए मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में इसलिए बोलता हूँ ना कि आपको 2 बार क्वेश्चन सुनिएगा ना तो आपको याद हो जाएगा। शरत V2 टूल्स अभी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस लॉन्च किया है। तो ये बेसिकली किससे रिलेटेड है? SARAT V2 जो टूल्स है, मिनिस्ट्री ऑफ, अब देखिए मिनिस्ट्री ऑफ, अब देखिए एक मैं चीज़ आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपको क्वेश्चन नहीं भी याद आ रहा है, तो अगर आप मिनिस्ट्री से पकड़िएगा ना तो आपको उस टाइप से थोड़ा बहुत एक आइडिया बनता जाएगा क्वेश्चन समझने में, और आपको समझ में आएगा कि चलो ठीक है, ये मिनिस्ट्री का शायद ये काम कर रहा होगा। तो यहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन इंडियन ओशन के लिए ये शरत V2 लॉन्च किया जा रहा है, ठीक। वर्ल्ड लार्जेस्ट झूमर डांस जो है कहाँ परफॉर्म किया गया था? ये बेसिकली आसाम में किया गया था, मोदी जी गए थे वहीं पे। जीगा वे 3 ब्लैक होल, अब देखिए ये 3 है तो यहाँ पे 3rd ही होगा, इतने तो मतलब वही क्वेश्चन हो गया। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है कि जीगा B3 जो लोकेटेड है वो कौन सा कॉन्स्टेलेशन में लोकेटेड है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पूछ सकता है एग्जाम में। तो ये है एक्विला, एक्विला जो कॉन्स्टेलेशन है वहाँ लोकेटेड है ये। हिमाचल प्रदेश लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, ये कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है दाभोता नालागढ़ में, ठीक। दाभोता नालागढ़ में ये लॉन्च किया गया हिमाचल प्रदेश का, जो हिमाचल प्रदेश लॉन्च किया भारत नॉर्थ इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लॉन्च किया है
हिमाचल प्रदेश। हरियाणा का जो कैंपेन है हर खेत स्वस्थ खेत, एम किसके त देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा जाएगा कि जो हरियाणा का जो हर खेत स्वास्थ्य खेत है, जो हर खेत स्वास्थ्य खेत है, वो कौन-सा स्टेट लॉन्च किया है? तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि हरियाणा किया है, ठीक? अब ये किस लिए किया है? मतलब इसका एम क्या है? तो यह सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करे, इम्प्रूविंग सॉइल हेल्थ एंड सस्टेनेबल फार्मिंग, उसको इम्प्रूव करने के लिए ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुजरात फॉर्म अ पैनल अंडर सुप्रीम कोर्ट जज बेसिकली रंजना देसाई हैं, उनके अंदर फॉर्म किया गया है। और ये क्यों किया? तो यूसीसी जैसे उत्तराखंड यूसीसी लेकर के आया है ना, तो वैसे गुजरात उसी के तर्ज पे कर रहा है और यूसीसी के लिए रंजना देसाई को चेयरमैन बनाया, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको रंजना देसाई का नाम भी पता होना चाहिए। तो नयन मित्र 2.0 इनिशिएटिव केरला लॉन्च किया था, बेसिकली एआई ड्रिवन आई स्कैनिंग है। भारत का पहला एआई यूनिवर्सिटी, सबसे पहले तो वीवीआई लगाओ, सबसे पहले वीवीआई, सॉरी, सबसे पहले इसको वीवीआई लगाओ। और ये किस स्टेट में है? तो बेसिकली महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। बिहार का पहला गोट सीमेंट कैबिन कहाँ खुलेगा? तो बेसिकली गया में होगा। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट फेस्टिवल जो है ये कहाँ मनाया गया था? ये बेसिकली बोधगया में मनाया गया था। देखिए हम लोग क्या है ना कि बिहार स्पेशली इसमें इंक्लूड करते हैं इसीलिए कि अब अलग-अलग से कितना कीजिएगा। ए ह्यूमनॉइड रोबोट परी कहाँ इंस्टॉल किया है? तो बेसिकली पटना जंक्शन पे, सॉरी पटना एयरपोर्ट पे किया गया है। नहीं, नहीं सॉरी पटना जंक्शन पे ही किया गया है परी। इससे कि जो लोगों को क्या बोलते हैं उसको, अ, डिफ़िकल्टी आता है, मान लीजिए कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म पे कौन-सा ट्रेन आ रहा है या फिर कुछ भी जानकारी के लिए ये ह्यूमनॉइड रोबोट जो परी है उसको इंस्टॉल किया गया तो पटना जंक्शन पे किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई लगी है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा। आदि महोत्सव 2025 जो सेलिब्रेट हुआ ट्रैवल हेरिटेज फेस्ट, वो कौन इनॉग्रेट किए थे? बेसिकली ये कौन किए थे? तो ये द्रौपदी मुर्मू जी किए थे। अब ये आदि फेस्टिवल जो हुआ था, आदि महोत्सव हुआ था, इसका वेन्यू क्या था? तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम जो है ये वहाँ सेलिब्रेट किया गया था। ये नहीं पूछेगा, बेसिकली वो पूछेगा कि कहाँ हुआ था। भारत का पहला फर्स्ट ओपन एयर वॉल म्यूजियम हैज़ बीन इनॉग्रेटेड एट, ये बेसिकली मौसम भवन जो दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, वहाँ इनॉग्रेट किया गया। सूरज कुंड फेस्टिवल जो है ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये बेसिकली फरीदाबाद में मनाया जाता है, हरियाणा में, हर साल मनाया जाता है। 24th दिव्य कला मेला कहाँ मनाया गया था? तो ये बेसिकली जम्मू में हुआ था। कहाँ हुआ था ये? तो ये बेसिकली हुआ था जम्मू में। भारत का पहला पॉलीमर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ बनेगा? भारत का पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ बनेगा? तो ये बेसिकली बनेगा लखीमपुर खीरी में, ध्यान रखिएगा। कंट्री का लार्जेस्ट टेक्सटाइल पार्क कहाँ डेवलप होगा? तो ये बेसिकली होगा लखनऊ में, इसको वीवीआई लगाइए। एक सेकंड सॉरी, इसको वीवीआई लगाइए, लखनऊ में बनेगा। विराट कोहली जो है 14,000 रन बनाने वाले फास्टेस्ट प्लेयर बना है, तो वो कितने इनिंग में ये जो अचीवमेंट है अचीव किए हैं? तो बेसिकली 287 इनिंग में, 287 इनिंग में 14,000 रन बनाने वाले फास्टेस्ट प्लेयर बन गए हैं विराट कोहली, ये अचीव करने वाले हैं। शिखर धवन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एम्बेसडर ऑफ, शिखर धवन को अपॉइंट किया था चैंपियंस ट्रॉफी का एम्बेसडर, इनको अपॉइंट किया गया था। अच्छा चैंपियंस ट्रॉफी जीता कौन था? तो बेसिकली भारत जीता था, अपना भारत जीता था चैंपियंस ट्रॉफी। वॉइस पर्सन जगदीप धनखड़ लॉन्च अ बुक, एक किताब लॉन्च की है आई एम, तो बेसिकली वो उसका ऑथर कौन था? तो उसके ऑथर थे गोपी चंद पी हिंदुजा, गोपी चंद पी हिंदुजा जो है इनके ऑथर थे। विच असेंबली इज द फर्स्ट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस ट्रांसलेशन फैसिलिटी, इसको पहले वीवीआई लगाइए, इसको बनाने से पहले। और ट्रांसलेटर फैसिलिटी कौन इंक्लूड किया थी? बेसिकली यूपी किया है। कौन किया है? उत्तर प्रदेश किया है। झारखंड हैज इम्पोज्ड अ कंप्लीट बैन ऑन गुटखा, पान मसाला। अब इन सब पे कंप्लीट बैन किया है, बेसिकली सब पे किया है। उसका आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। बेसिकली जो पारसनाथ वो है ना, सॉरी पारसनाथ जो है ना, इसके लिए सॉरी नहीं, उस पे तो कुछ उसके लीकर विकर के लिए किया था। हाँ ये क्या है कि झारखंड में जो गुटखा ये सब है ना उस पर बैन लगा दिया है झारखंड, ये ध्यान रखिएगा। केरल has become the first state to scientifically collect and dispose the household medicine, बेसिकली ये फार्मास्यूटिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए काम किया गया है। सचिन तेंदुलकर को कौन सा अवार्ड के लिए रिसीव किया है? जो बेसिकली बीसीसीआई लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। हम लोग लास्ट में ये खत्म ही हो गया है। मनु वाकर रिसीव द बीसीसी स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2025 फॉर, अब बेसिकली शूटिंग में, शूटिंग मनु वाकर का है। पंकज अडवाणी जो है उनको 14th एशियन चैंपियनशिप वो जीते हैं। पंकज अडवाणी किससे रिलेटेड है? तो बेसिकली स्नूकर्स बिलियर्ड से रिलेटेड है। दिस सिटी होस्टेड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट बाय इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी, तो बेसिकली कौन किया था? तो भोपाल किया था। एक सेकंड, पता नहीं क्या हो जाता है कभी-कभी, भोपाल किया था इसको, ठीक। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि इंडियाज़ फर्स्ट एआई ड्रिवन फैसिलिटी जो गर्ग ई दृष्टि है, ये बेसिकली कहाँ इनॉग्रेट किया गया? तो ये बेसिकली किया गया फरीदाबाद में।
फरीदाबाद में किया गया है। जगह आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए जगह, क्योंकि जगह ही आपसे पूछेगा, इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछेगा, ठीक। तो चलिए, तो हम लोग का समाप्त हो गया क्वेश्चन। हम लोगों ने करीब 400 400 के अराउंड क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। ये थर्ड पार्ट था, थर्ड पार्ट था। मैं 1-2 मिनट और लूँगा, इतना देर अगर आपने लेक्चर देखा है 2 मिनट और देख ही सकते हैं हम, थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट जो लेक्चर है ना, फोर्थ पार्ट का आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। बहुत क्योंकि आपके पास भी अब क्या एक सेकंड, फोर्थ पार्ट का जो पीडीएफ है ना, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फोर्थ पार्ट का जो पीडीएफ है, आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और पीडीएफ में आपको आंसर भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ पीडीएफ नहीं है, पीडीएफ में जैसे मान लीजिए कि ये एक है ना, तो इसमें जैसे इसमें इसका आंसर क्या है, इसका आंसर फरीदाबाद है, तो इस टाइप से आपको आंसर कलर्ड मिलेगा कि आप उसको ईज़िली रिवाइज़ कर पाएँ। तो 3 पार्ट आपको कवर्ड हो गया है, चौथा पार्ट का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। क्यों चौथा पार्ट का आपको पीडीएफ मिल जाएगा? उसमें ज़्यादा क्वेश्चन्स है नहीं, इसमें 100-200 क्वेश्चन्स के अराउंड ही होगा। क्योंकि ऑलमोस्ट 3 में आपको करीब 11-1200 क्वेश्चन्स कवर्ड हो चुका है, तो उसमें 100-200 क्वेश्चन्स और ही हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स है नहीं उसमें। अब देखिए क्या है कि अब हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं ना, कि अब आप लोग वोट कीजिए एक चीज़ के लिए, कि आपको पॉलिटी का मैराथन चाहिए या इकोनॉमिक्स का मैराथन चाहिए। जब तक कम से कम 50 लोग वोट नहीं करेंगे इकोनॉमिक्स के लिए, मैं इकोनॉमिक्स का मैराथन नहीं लेके आऊँगा। मैं पॉलिटी का खुद से कवर कर दूँगा, लेकिन इकोनॉमिक्स का मैराथन के लिए एटलीस्ट 50 लोग को कमेंट करना पड़ेगा इकोनॉमिक का मैराथन के लिए। अगर 50 लोग आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इकोनॉमिक का मैराथन आपको चाहिए, कि मैंने 2 वी लगातार 2 वीडियो से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ और लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपका इकोनॉमिक्स कंप्लीटेड है, इसलिए आप चाह रहे हैं कि आप नहीं चाह रहे कि इकोनॉमिक्स का मैराथन है। पॉलिटी के लिए बहुत लोग रिक्वेस्ट किए हैं, इवन हमारा जो लक्ष्य बैच है, उसके बच्चे भी पॉलिटी के लिए ये किए थे, तो ये तो बनाना ही पड़ेगा मुझे, तो वो तो करेंगे ही। इकोनॉमिक्स के लिए अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं करूँगा, लेकिन 50 तो मिनिमम होने चाहिए, ठीक? खैर, चलिए मैराथन सीरीज़ करंट अफेयर्स का आज हम लोग कंप्लीट हो जाता है। अब आप ओवरऑल रिव्यू दीजिए कि आपको कैसा लगा? अब आपको ओवरऑल रिव्यू दीजिए कि कैसा आपको पूरा लेक्चर लगा देखने में? पूरा लेक्चर आपने देखा 3 पार्ट में, चौथा पार्ट का आपको पीडीएफ भी मिल ही जाएगा टेलीग्राम पे, वो टेलीग्राम पे है, ठीक? तो टेलीग्राम पे जुड़िए, टेलीग्राम का जो लिंक है, वो आपको कमेंट में दिख जाएगा। जब आप कमेंट में जाइए तो वहाँ पे टेलीग्राम का वो लिंक दिख जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाला हुआ रहेगा टेलीग्राम का, ठीक? वहाँ से जुड़िए, डेली क्विज़ प्रैक्टिस कीजिए, ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, ये पीडीएफ को पास में रखिए और एमसीक्यू को प्रैक्टिस कीजिए। जिससे कि क्या है ना, करंट अफेयर्स आपको इसी तरीके से याद हो पाएगा और कोई तरीका करंट अफेयर्स याद करने का नहीं। आप कितना बैठ के कोई बुकलेट उठा के रटते रहिए, एग्ज़ाम में जैसे ही आप ऑप्शन देखिएगा भूल जाएगा। लेकिन जब आप यहाँ पे ऑप्शन के साथ सॉरी, जब यहाँ पे आप मान लीजिए देखिए आप यहाँ पे ऑप्शन के साथ आप पढ़ रहे हैं, ठीक? भोपाल, इंदौर, जयपुर, तो आपको पता है कि ठीक है भोपाल था। अगर ऑप्शन में आपको एग्ज़ाम में इंदौर दिखेगा भी ना, तब भी आप इंदौर नहीं मानेंगे, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर चुके हैं भोपाल के साथ, ठीक? तो इस कारण से, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है आपको ये पीडीएफ जाइए, अधिकारी ग्राम का जो टेलीग्राम चैनल है, कमेंट में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाइए और रिव्यू करना मत भूलिएगा प्लीज़। आप ज़रूर रिव्यू दीजिए कि आपको कैसा लेक्चर लगा, तब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट और भी कुछ भी इनिशिएटिव स्टार्ट करेंगे। बाकी अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए, लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद।